बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं फाइनली। अच्छा। और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। हाँ, मैं मौजूद और मैं भी खुश हूँ कि सर्दियाँ आ गई हैं। हाँ, मुझे रोमा खुश है तो हम सारे पसंद खुश हैं। Yes. हरमीत सबसे ज़्यादा खुश होगा, उसकी वजह यह है कि वो जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ पे सर्दियाँ हमारी निस्बत ज़रा जल्दी आ जाती हैं Yes. और ज़्यादा बेहतर तौर पे आती हैं। मुझे याद है हरमीत, जब बहुत पहले मैं इस्लामाबाद रहा करता था तो वो एक घर जो मुझे मिला हुआ था, एक ग्रुप ने लेके दिया हुआ था जिसमें मैं पहले काम करता था। वो घर इतना बड़ा था कि जिसकी कोई हद नहीं, और वो ठंडा इतना ज़्यादा होता था, उसको गर्म करना मसला हो जाता था। गैस जो है वो हर कमरे में थी नहीं और अजीब अजाब में होते थे, रज़ाई में बैठ के ना ठुठरते रहते थे। तो अब पता नहीं वो हाल है कि नहीं है, ये हरमीत ही बताएगा आगे। जी हरमीत। चलो, अच्छा हुआ कि सर्दी आ गई और आप दोनों ज्यादा खुश हुए। हम तो पहले से बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि मौसम अच्छा है यहाँ का और आज भी बहुत अच्छा है। तो रोज साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जब सर्दियाँ होती हैं तो फिर ज्यादा, जब घर ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा बात है, फिर वो ठंडक थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। बट बहरहाल अब अगर बात करें तो ये अच्छी बात है कि मौसम में अगर थोड़ी बहुत तब्दीली हो, और खासकर हमें आप लोगों की फिक्र इसलिए कि वहाँ पे जिस तरह फोग चल रहा है, फोग का एक अलग मौसम चल रहा है, तो इस मौसम से बचाव के लिए हमारी दुआएं हम लोग के साथ है, लाहौर पूरी लाहौरियों के साथ। फॉग से बल्कि पंजाब में स्मॉग नहीं होता वाला है, एलिमेंट है। फॉग तो सुबह के औकात में होती है, सॉरी स्मॉग, आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। और दूसरी बात ये कि पता नहीं लोगों को कौन सा मौसम पसंद है। विंटर इज माय मोस्ट फेवरेट सीजन अमंग ऑल द सीजंस। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा पसंद है। मेरे ख्याल से जो नवंबर है और उधर से फरवरी, ये खूबसूरत तरीन महीनों में होते हैं। मोतदिल से होते हैं, मतलब बहुत सर्दी भी नहीं होती, क्योंकि जब दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, चंद दिन की गोया होगी, तो वो फिर वो भी ज़रा थोड़ी सी मतलब वो लगती है। और दूसरी बात यह कि हमारी सर्दी तो खैर क्या सर्दी है, मैंने उन मुल्कों में वक्त गुजारा हुआ जहाँ पे हर वक्त बर्फ़ पड़ती रहती है और वो सर्दी जो है उसके बारे में कहते हैं। बहरहाल एक छोटी सी बात याद आ गई कि मुझे याद है मरी में चूँकि सर्दी काफ़ी होती है और बाज़ का अगर बारिश हो जाए गर्मियों में तो भी बारिश के बाद सर्दी लगने लगती है। तो बंगाल में सर्दी नहीं होती बिल्कुल ही, ढाका वाका वगैरह में। तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम पढ़ते थे, तो ढाका से भी कुछ तलबा जो हैं वो आ जाया करते थे पढ़ने के लिए, या पुराने जो रहते थे जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद वो यहीं रह गए हुए थे। तो वो हम लोग एक ट्रिप पे गए हुए थे, तो गर्मियों में वो बारिश हुई, सर्दी हो गई। तो वो जो एक लड़का है ना बंगाली हमारा साथी, वो कहता है कि भाई अगर गर्मी में इतना शॉर्दी है तो शॉर्दी में कितना शॉर्दी होगा। गुड वन। और वैसे शॉर्दी की बात आपने कर दी तो मुझे एक वहाँ के हमारे जो T20 में जिस तरह क्लीन स्वीप किया है, कमाल का वाइट वॉश, तो बंदू भाई आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी नाला नजर आएंगे। वैसे भी अफरीदी के वो छक्के उनको याद है, फिर इस तरह एक खूबसूरत सा मैच भी हुआ। बट बहरहाल मौसम है भाई कमाल का है, और आपकी बात दुरुस्त है कि सर्दियों में ज्यादा फिर धूप में बैठने का अलग, धूप सीखने का मजा अलग है। और आपने बात की तो हमारी पैदाइश भी उन इलाकों की है। जी 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 जी। हाँ, वक्त हमारे पास मुख्तसर है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मुझे लगता है वैसे मुझे जिस तरह से विंटर्स पसंद है, मौसम कोई भी अच्छा हो, अगर आप का अंदर खुश है तो फिर सब मौसम अच्छे हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं ना है तो फिर जितना मर्जी अच्छा मौसम हो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। बट एनीवेज हमारी बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। वक्त हमारे पास शॉर्ट है, रन डाउन की तरफ चलते हैं डेली डोज के साथ। फिर उसके बाद हम जो मुस्तहिक स्टूडेंट्स हैं उनको बगैर मतलब पे किए कुछ भी, लाइक बगैर फीस पे किए किस तरह से वो तालीम हासिल कर सकते हैं, ये हमारा आज टॉपिक होगा। फिर उसके बाद हम विंटर्स का जिक्र कर रहे हैं, सो इस सीजन में कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो हम देखेंगे, किस किस्म के कपड़े जो है वो पहने जा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद होंगी और आखिर में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच का, जो कि क्लीन स्वीप हो चुका। पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर लिया, 3 मैच से तीनों के तीनों जीत लिए। थोड़ी सी टफ टाइम दिया दरमियान में, कल भी आखिरी जो मैच था उसमें थोड़ा सा टफ टाइम था, आखिरी बॉल के ऊपर जाके फैसला हुआ, लेकिन भारत फिर भी पाकिस्तान ने जीत लिया। yes, तो इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद होंगे, वन एंड ओनली इरफान ज़हीर। खैर, डेली डोज के साथ आगाज करेंगे। और हरमीत, मैं देख रही थी कि मतलब देखते हैं तो बच्चों की कसम से इतनी मौजें हैं। जब हम बच्चे थे तो ना कोई बिला वजह छुट्टियां आती थी, अचानक से ना छुट्टियों का ऐलान किया जाता था। अब बच्चों की पढ़ाई का रऊफ साहब हर्ज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो 10 बहाने बना के ना अपने आप को जबरदस्ती बीमारी, भाई तबीयत बड़ी खराब है, 10 मिनट लेट,
And I'm तो sure उसके कि बाद ये- ना बड़ा मुश्किल से, फिर उसके बाद मार भी पड़ती थी। हाँ। एंड आई एम श्योर ये लेकिन वाला आजकल जो मौजें काम ही है हैं ना वो बच्चों की। सबने किया होगा, वो जो आर्मपिट में प्याज रख लेते थे कि शायद इससे बुखार हो जाए, और वो बुखार होता नहीं था क्योंकि इससे सुनी सुनाई बात ही होता कुछ नहीं था। बट एनीवेज आजकल के बच्चों का जिक्र करें तो भाई मौजें लगी हुई हैं, पढ़ाई का हर्ज तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मौजें भी बहुत ज्यादा हैं। अगर देखा जाए तो हफ्ते में अब 3 दिन जो है वो स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है, जिसका इम्प्लीमेंट हो चुका है, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये 15 जनवरी तक जारी रहेगा। रीजन इसकी स्मॉग बताई जा रही है। स्मॉग की वजह से बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी दफ्तरी औकात हैं उनमें भी नरमी की जाएगी, प्लस वहां पर भी हफ्ते में 3 दिन काम नहीं होगा। हाँ, So, मतलब काफी सख्ती करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और भी मीडिया इक़दामात के हैं। लोगों को इससे मुस्तस्ना हासिल है सर, अनफॉर्चुनेटली। इस्तिस्ना हासिल है। इस्तिस्ना, यस, इस्तिस्ना हासिल है, एग्जैक्टली, वो इस्तिस्ना मुस्तस्ना होंगे इससे। इस्तिस्ना होंगे, यस। हाँ ठीक है, वो मुझे याद है एक दफ़ा ज़ियाउल हक साहब तकरीर कर रहे थे तो उनको भी एक अटक गया लफ्ज़, और वो फिर बड़ी देर उसके ऊपर बात करते रहे। अच्छा। बहुत पुरानी बात है, लेकिन बहरहाल कभी कभी फंस जाता है। ठीक है, इस्तिस्ना हासिल है, हम बात ये कर रहे थे। तो लेकिन ये है कि स्मॉग वाकई कल भी जो डेटा आया हमारे पास उसके तहत ये है कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में, एक तो ये पता नहीं चल रहा, एक दिन पहले नंबर पे होता है, एक दिन दूसरे नंबर पे होता है, एक दिन तीसरे नंबर पे होता है। मैच पड़ा हुआ है दिल्ली और लाहौर का, तो खास तौर पे कौन ज्यादा स्मॉग प्रोड्यूस करेगा, कौन आलूदगी बढ़ती है तो कम होती है, तो उसके बाद नए नए सिग्नल आपके लिए, हाँ नंबर्स जो है वो जाहिर बात है, फिर नंबर्स आ जाते हैं कि भाई आज इतना आलूदा है, इतना साफ है। तो बुज़दार साहब अगर शहर को साफ रखे तो मेरे ख्याल में नंबर में चेंजेस मजीद आ सकते हैं। वहां पे जिस तरह सिचुएशन है, बिल्कुल ये कि आलूदगी भी ज्यादा हो रही है जी। हाँ, अच्छा, इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है बट हमने तो शेयर करनी है ना, और हमने आपस में भी डिस्कस करनी है। सर, पेट्रोलियम लेवी में हर माह 4 रुपए का इजाफा होगा, और ये भी कहा जा रहा है, गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमारे वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर साहब ने की, और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब भी थे, और उन्होंने इंदिया दिया कि आने वाले चंद महीने में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, और पेट्रोल की कीमतों में तो हम आए रोज इजाफा देख ही रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और हम सब इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। IMF की शराइत हैं जिसके बारे में वो बता रहे थे कि 1 अरब से कुछ थोड़ा सा ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान को मिलेंगे। इसके बारे में जिस तरह हम खुशियां मना रहे हैं, आने वाला वक्त शायद हमें ये बताया कि इतनी खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तंगी और ज़्यादा होगी। अब ये 30 रुपए तक लेके जाना है पेट्रोलियम लेवी जो है, इसको 4 रुपए हर माह में इसमें इजाफा करना है, बिजली का रेट बढ़ाना है, जो IMF की शराइत हैं, टैक्स अगर आप देखें तो हुकूमत ने एक बार फिर जो है नेपरा को जो दरखास्त दी है 4.75 यानी फी यूनिट के हिसाब से बिजली महंगी होने के लिए दरखास्त गई, और दरखास्त उसी तरह कबूल हो जाएगी। 350 का जो टैक्स था, अरब रुपए का जो टैक्स था, छूट थी, वो भी वापस ले ली गई है। इसके साथ साथ आपने बात की पेट्रोलियम मसनूआत की। हाँ, अब एक तो मामलात IMF के जितनी, हाँ जी जी, हाँ मैं सब ये कह रहा हूँ, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ 25 नवंबर से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन उन्होंने हड़ताल पे जाने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं हमारे प्रॉफिट में इजाफा किया जाए, हमारे प्रॉफिट में इजाफा नहीं हो रहा। एक प्रेशर ये पड़ रहा है। एक खबर मेरे पास ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, 7 हफ्ते की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई। इसके बावजूद पाकिस्तानियों को टैक्स ज़्यादा की मद में चूँकि पैसे देने पड़ेंगे, पेट्रोलियम लेवी में पेट्रोल महंगा होगा, और पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, तो हर चीज़ महंगी होगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि एक चेन रिएक्शन है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को खींचती है, और बदकिस्मती अच्छा, हम जब से देख रहे हैं कि पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो हमारे जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं, जब उनसे महंगाई का उनके आगे रोना रोया जाता है, तो वो यही बात कहते हैं क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान तो अभी बहुत पीछे है, वहाँ तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। अब जब आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर जो कीमतें हैं वो कम हो रही हैं और हमारे यहाँ पर फिर बढ़ रही हैं, सो मेरे ख्याल में हमारा तब भी कंपैरिजन ठीक नहीं था उनके साथ, और अब भी कंपैरिजन ठीक नहीं है। चीजों को जस्टिफाई करने के लिए मेरे ख्याल में इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे हुकूमती वज़राओं की जानिब से दी जाती हैं। बट एनीवेज अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। सारी बात है, जब आप IMF के लोन पे मुल्क चलाएंगे तो कर्जों से जब मुल्क चलता है तो फिर यही शरायत आपको माननी पड़ती है, और उसी शरायत को लागू करना पड़ रहा है, और यही मजबूरी हमारी कि हम अमूमन इन कर्जों पे पड़ रहे हैं। और ऐसे ही कभी हमने देखा नहीं, 3 साल हो गए दोबारा कि हमने कभी कोई रिलीफ पैकेज कोई मिला हो। जो भी बात आती है तो बस महंगाई हर दूसरा दिन एक नया इम्तिहान है हमारे सब के लिए। मुख्तसरन ये कहा जाए कि अनवर मसूद साहब जो शायर हैं मशहूर,
अभी पिछले दिनों उनकी 86वीं सालगिरह भी मनाई गई, तो उन्होंने एक गालिब के मिसरे के ऊपर शर्म तुमको मगर नहीं आती, उसके ऊपर एक मिसरा लगाया हुआ है जो बिल्कुल फिट बैठता है हमारे ऊपर, और वो ये है कि कर्ज पे कर्ज लेके हंसते हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो बिल्कुल सही फिट आता है। बिल्कुल ठीक। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी हमारे पास जनाब ये हरमीत, आपने भी देखा और हम सब ने देखा, पूरी दुनिया में देखा कि जब तालिबान ने कब्जा हासिल किया पूरे अफगानिस्तान पे, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट पाया जा रहा था कि इस दफा जो तालिबान है वो बहुत ज्यादा बदले हुए तालिबान के रूप में मंजर यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को क्या कहें कि इतना रिजिड शो नहीं कर रहे। सो अब ये हमारे कुछ तजियाकार थे और कुछ लोग थे जो एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीजें हैं वो रिवील होंगी कि ये किस तरह से सिस्टम को लेकर चलते हैं। सो पहले हमने देखा कि बच्चियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगाई गई, अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो अपने डिसिप्लिन हैं उनको रिवील कर रहे हैं, और अब बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हम ये भी देख रहे हैं कि तालिबान की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है कि अफगान मीडिया पर स्पेशली जो टीवी ड्रामास होंगे उसमें कोई भी खातून जो है वो काम नहीं कर सकती। इसके अलावा जितनी भी फीमेल जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा जितनी भी प्रेजेंटर्स हैं उनको स्कार्फ ओढ़ने की जो हिदायत है वो जारी की गई हैं। मतलब ठीक है, इस पर हर एक की अपनी ओपिनियन हो सकती है, मेरे ख्याल में किसी भी चीज को इतना स्ट्रिक्टली नाफिज नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी ना इसमें वो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बात यह है कि एक इंतहाई शिद्दत की फजा जो है वो कायम की हुई थी पहले भी जब तालिबान का दौर था, और अब भी इसी तरह का जो है वो अभी भी मतलब उन्होंने इस तरह की हुई है। अब बेपनाह खवातीन जो घरों में बैठी हुई है, 50% के करीब आबादी है वो घरों में बैठी होंगी, जो प्रेजेंटर्स हैं उनके लिए या कैमरामैन या पीछे। असल में वजह ये है रऊफ साहब, तालिबान में दो फिरके से पाए जाते हैं, दो ग्रुप्स हैं, जिसमें एक ग्रुप जो है वो खवातीन के हक में बात कर रहे हैं, वो बड़ा पोलाइट है, जिस तरह कुछ तजनिगारों ने पहले से कहा था कि अब ये सुधरे हुए तालिबान है। लेकिन एक ग्रुप ने जो शिद्दत, जो एक सख्ती है, जिस तरह उनका रवैया है वो उन्होंने अपनाया, और वो हावी है इस वक्त, वो हावी। और इसी वजह से एक और चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस वक्त जिस तरह आम मुआफी की बात की गई थी तालिबान की जानिब से, मेरे जितने भी सहाफी उनसे रब्ता जब होता है अफगानिस्तान के हवाले से या कुछ वीडियोस जो हमें मिलती हैं, तो वहां पे उनको बाकायदा पकड़ के जो उनके मुआफी की बात की थी, उनको बाकायदा उनका जो कत्ल है, उनको जिस तरह के उसकी जो उनका जो मर्डर है वो जारी है, मुसलसल कई सर कटे जो लाशें दोबारा मिल रही है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खातून फुटबॉलर का सर भी काट दिया था। ये मामला अभी भी उसी तरह तेजी से चल रहे हैं, और इस वक्त बच्चों की बहुत बड़ी हालत तशवीशनाक है, क्योंकि बच्चों की कुछ 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो खुराक अगर ना मिल रहा उनको तो वो मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन है बड़ी वर्स्ट किस्म की, और सिचुएशन है। मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं इसमें, और वो ये है कि अगर आप ये देखना चाहें कि तालिबान के पहले दौर में मीडिया किस तरह का था, तो एक फिल्म है उसामा सदीक बर्मक की, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसको ज़रूर देखें, आपको पहले का दौर का बिल्कुल जो तालिबान का दौर है वो याद आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भाई तालिबान को अगर मीडिया के मामले में पाबंदी लगानी है तो एक जो करीबी हमसाये में ईरान का है मॉडल, उसको अपना लें। कम अज़ कम ख़वातीन मरकज़ी किरदार में वहाँ पे फिल्मों में आती हैं, ड्रामों में आती हैं, और क्या इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें बनाई जा रही हैं। वही बात है ना कि बैलेंस होनी चाहिए हर चीज़, और आप किसी भी चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दें और फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें, ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ को इतना स्ट्रिक्टली इम्पोज करें और बस हतमी बात हो जाए। सो दिस एटीट्यूड इज़ वेरी रॉन्ग। हम अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। हरमीत, कोई ऐसी मिसाल ज़रा क्विकली बताएं कि एक आदमी को अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई और उसने कोई अनोखी सी चीज उसको तोहफे में दी हो, जो कि होता नहीं है। वो कहा जाता है ना रऊफ साहब कि बीवी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है और बच्चे हमेशा अपने अच्छे लगते हैं, पता नहीं ऐसे खावन कहाँ पाए जाते हैं। ऐसी बड़ी मिसाल तो हमें ताजमहल की नजर आती है वैसे। यस, ताजमहल इज द राइट आंसर। हम इस वक्त मतलब एक तो वो एग्जांपल थी जो शाहजहां ने सेट की और अपनी बीवी की मोहब्बत में, मुमताज की मोहब्बत में उन्होंने ताजमहल तामीर किया। बट अब एक शख्स ऐसा मंजर आम पर आया मध्य प्रदेश, इसका ताल्लुक है मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर से, जहाँ पर एक इंजीनियर शौहर है जो कि अपनी बीवी की मोहब्बत में जनाब इतना गिरफ्तार है कि उसने
अपनी बीवी से मोहब्बत के लाइक इजहार के लिए एक ताजमहल बनाया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टावर्स हैं, उसका फ्लोर बड़ा शानदार है, जिसके लिए स्पेशली जो चीज़ें हैं वो राजस्थान से मंगवाई गई हैं, जो फर्नीचर है उसको दिल्ली से मंगवाया गया है और इस तरह से इसको डेकोरेट करके बीवी को तोहफा दिया गया है। ऐसे खावन पता नहीं ऐसी कहानियों में ही पाए जाते हैं, वो असल दुनिया मरने के में बाद नहीं किया है ना, जिंदगी में करते तो तब भी था मतलब ये है कि फौत होने के बाद किया। खैर जल्दी से मैं सुना दूं कि एक तरफ तो शाहजहां के हवाले से वो शेर था किसी का कि एक शहनशाह ने बना के हसीन ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, और दूसरी तरफ गाना है कि एक शहनशाह ने बना के हसीन ताजमहल, एक शहनशाह ने बना के हसीन ताजमहल हम गरीबों को मोहब्बत की निशानी दी है। तो वो फ़र्क है दोनों में, लेकिन मेरे ख्याल में वो बात सही है कि वो शहनशाह था ना भाई, उसने तो लगा दिए मजदूर पैसा सारा अवाम की दौलत का खर्च कर दिया, मुमताज़ महल की याद में उसने ये ताजमहल बना दिया। तो निशानी तो बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में पता नहीं क्या किया, 8-9 बच्चे पैदा किए उस औरत ने और ये मेरे ख्याल में 6 नंबर पे आ रही थी कि कितने नंबर पे, तब भी उसको हाँ, इतनी ज्यादा बीवी नंबर मोहब्बत पता थी। नहीं कौन सी थी बहुत ये। अच्छा गिफ्ट, अभी भी दुनिया याद कर खैर हम अपनी ये डेली कौन डोज सी की है, लास्ट बल्कि अब तो उसकी जहांगीरी जी 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 अब अपनी बात complete बादशाहों करें, की we are किस्से already बहुत short of कहानी हमारे पास time। बहुत हाँ, लंबी है, बट बहरहाल आप स्टोरी करें। हाँ अच्छा चलें, डेली डोज इसलिए की मैं लास्ट चुप हो गया। हाँ, डेली डोज की लास्ट स्टोरी हमारे पास जनाब ये है, मारूफ गाना जिसको मैं बचपन से लाइक सुनती आ रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था ये है किसका। वो शायद मेरी नॉलेज में नहीं था। कोको कोरिना, सर बताए ना किसका है। वो तो मुझे तो याद है, इसलिए कि जिस शख्स के बारे में तो बात करने जा रही हो, मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक वहीद मुराद की ज़िंदगी का इस तरह से इन्फ्लुएंस है कि मैं जर्नलिज्म में 1982-3 में आगाज़ करने वाला था और वहीद मुराद के आखिरी दिन थे। तो वहीद मुराद का इंटरव्यू मैंने किया था जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू था और मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। अच्छा, तो मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। मैंने उस वहीद मुराद को देखा है कि जो जिस वक्त सड़कों पर निकलता था तो लोग दीवाने हो जाते थे उसको देख के, उसकी कार को चूम चूम के ऐसे होता था कंधों पे उठा लिया उसकी गाड़ी को, जिस तरफ से गुजरता था लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते थे। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स के मैदान में देखा जाए तो अभी तक इमरान खान से बड़ा हीरो पैदा नहीं हुआ, अगर फिल्म के मैदान में देखा जाए तो वहीद मुराद से बड़ा हीरो पैदा नहीं हुआ, और अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो फिर भाई जो करिश्मा भुट्टो साहब का था वो करिश्मा भी नहीं पैदा हुआ। बिल्कुल ये तीन ठीक। हीरो तो यहाँ ऐसे पर आए। हम यही बताना चाहेंगे कि माजी के मारूफ चॉकलेट हीरो वहीद मुराद साहब की आज 38वीं डेथ एनिवर्सरी जो है वो सर सेलिब्रेट की जा रही है जी। तो उनके लोग याद उनको कर रहे होंगे। मैं जिस वक्त आखिरी ज़माने की बात है, मैं उनको मिला तो उनके एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में शीशे सारे किरचियाँ उनके मुंह के ऊपर लगी, उनका चेहरा बिगड़ गया था, एज भी ज़्यादा हो रही थी, तो वो बहुत डिप्रेशन में चले गए हुए थे और उस डिप्रेशन की वजह से उसी डिप्रेशन में वो उनका इंतकाल हो गया। कराची में सियालकोट में पैदा हुए थे वहीद मुराद, ये बात याद रखी जाए। अरमान, हीरा और पत्थर और ये इस तरह की फिल्में उनकी, और फिर ख़ास तौर पे वो गाना उनका जो ज़ेबा और उनकी फिल्म का गाना था अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तो वो तो सब लोगों को याद है। कोको को रीना कौन भूल सकता है, कोको को रीना, मतलब ऐसा शानदार। और अच्छा बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको मतलब इसकी रीमेक किया, इसके जो मुख्तलिफ वर्जन्स थे वो रिलीज किए, बट जो ओरिजिनल गाना है उसको सुनने का अपना ही मजा है। वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, सो वो बहुत मजेदार किस्म की चीज़ है। खैर ये तो जनाब हमारा पब्लिक का डेली डोज, अभी हमें लाजमी तौर पर एक ब्रेक शामिल करनी है क्योंकि ब्रेक से कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जो दीगर मौज़ूआत हैं उन पर रोशनी डालेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और हम अभी ज़रा बात करेंगे मुस्तहिक लोगों की। मुस्तहिक तबका हर मुआशरे हर रियासत में पाया जाता है और ऐसे लोगों की कफालत करना ऑब्वियसली रियासत की जिम्मेदारी है। जो वहाँ पर यतीम बच्चे हैं, बेसहारा ख़वातीन हैं, बेसहारा मर्द भी हैं, इवन बूढ़े लोग भी हैं, उन तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रियासत
रियासत की जिम्मेदारी बनती हैं और रियासत की जिम्मेदारी है भी। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी बैतुल माल मौजूद है, सोशल वेलफेयर का काम हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा होता है। बट आज हम बिलखुसूस बात करेंगे पंजाब की, कि पंजाब में जो ऑफन्स हैं, पंजाब में जो बेसहारा खवातीन है, पंजाब में ये जो डिपार्टमेंट है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या काम कर रहा है। फिर ऐसे लोग जिनके पास इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है उनके लिए क्या काम हो रहा है, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक अहम चीज़ कि जो मुस्तहिक बच्चे हैं, मुस्तहिक स्टूडेंट्स हैं, उनकी तालीम के लिए हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, हमारी ये जो मिनिस्ट्री है सूबाई सतह पर, ये क्या इक़दाम कर रही है, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर बैतुल माल सैयद यावर अब्बास साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक एंड गुड टू सी यू। गुड टू सी बोथ ऑफ यू एज वेल। अभी तीसरा भी है एक हमारा छुपा हुआ। यस, हमारे अच्छा, साथ एक हमने छुपा के भी रखा हुआ है। आहा, ओके फन। वो भी आएगा, वो देखें, ये देखें आ गया हमारे साथ। गुरु नानक साहब की सालगिरह मुबारक हो आपको। आई वाज देयर इन करतारपुर। तो बहुत शुक्रिया सर, आपको भी। सही, ठीक हो गया सर। सो हम मुस्तहिक लोगों को टारगेट करें, ऑब्वियसली इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, ऑफन बच्चे भी आ जाते हैं, इसमें बेसहारा खवातीन भी आ जाती हैं, बूढ़े लोग भी आ जाते हैं। इन तमाम लोगों के लिए जो आपका डिपार्टमेंट है, आप खुद क्या काम करें? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजहुम। देखिए इसके अंदर स्टेट क्या कर रही है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है कि स्टेट कितना बड़ा काम कर रही है। ये तो मैं वजीर बनने से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कुछ काम नहीं कर रहे हैं और ये खुडे लाइन वाला डिपार्टमेंट है। लेकिन जो काम हो रहा है और जो हो सकता है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, इतना काम है कुछ हद नहीं। क्योंकि आपके जो डेस्टिट्यूट है और वो लोग के जो बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, उनकी मदद करना स्टेट के ऊपर वाजिब है। और क्योंकि हम अपने आप को रियासत मदीना कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो हमें इश्यूज आते हैं वो हमारे यतीम बच्चों के। ऑब्वियसली जब होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में भी खोले हुए, हुकूमत ने भी। हम इनको मॉडल चिल्ड्रन होम्स कहते हैं कि मिसाली बच्चों के इदारे, उसके अंदर हम तालीम दुनियावी उनको पूरी देते हैं, कुरान उनको पढ़वाते हैं, कुरान पाक, और फिर उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन हम देते हैं। दीज आर कॉल्ड, अभी ये यतीम खाने हम इनको नहीं कहते, हम इनको मॉडल चिल्ड्रन होम्स कहते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर या और पीरियड ऑफ टाइम किसी न किसी माजूरी का शिकार हो गए, जिनको आजकल डिसेबल के बजाय हम कहते हैं पीपल विद स्पेशल एबिलिटी। तो वो इसलिए कि इसके अंदर थोड़ी एम्पैथी आती है कि अल्लाह पाक ने अगर एक चीज़ का इम्तिहान लिया तो दूसरी चीज़ ज़्यादा पावरफुल कर दी है। तो उनके लिए हमारे पास रीहैब सेंटर्स हैं कि बचपन 0 एज से लेकर अप टू 8 ईयर्स हम चमन में करते हैं, एक इदारा है हमारा, वहाँ पे उनकी रिहेबिलिटेशन होती है। फिर उससे ऊपर हमारे पास है नशेमन, वहाँ पे हम 8 ईयर्स टू 18 ईयर्स हम वहाँ पे उनकी मील्स का भी ख्याल करते हैं, हमारे पास बोर्डिंग भी है, लॉजिंग भी है, और वहाँ पे हम उनका रीहैब करते हैं, वॉट एवर इट्स नीडेड टू बी डन, जो भी हमें ज़रूरत है। And this is all done by, ये सारा स्टेट करते हैं, फंड्स भी वही मैनेज करते ये हैं। फंड्स भी वहाँ से आते हैं, लेकिन फंड्स कभी भी पूरे नहीं होते हैं रूमा। उसके अंदर जो इशू आता है हमें कि जब फंड्स की कमी होती है, हम लोग क्या, सोशल वेलफेयर एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो मुखय्यर हजरात की तरफ जाता है और उनको रिक्वेस्ट करता है, उनको पहले समझाते हैं कि ये हमारा कॉज है, ये मकसद है, और इसके अंदर मुखय्यर हजरात का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इंतहा है। आप बंदा खुद जाके जब उसके अंदर घुसता है और देखता है इनके बगैर ये डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, स्टेट के पास इतना पैसा नहीं होता। मिसाल देता हूँ कि आज तक जो पिछली हुकूमतों से आ रहा था और ये हमारी हुकूमत में भी चला, फिर अभी हम लोगों ने चेंज किए, 200 रुपये फ़ी कस, दिन के 3 खाने और चाय। और 200 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता है, जी जी। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड चल रहा था और हमें से ज़्यादा मिल नहीं रहा था। तो इसके अंदर फिर मैं रूम आपके पास आऊँगा, देखिए मेरे पास 15 बंदे हैं, आपके पास आऊँगा कि भाई मेरे पास 50 बंदे हैं, तो मुझे हेल्प आउट करें। तो आप ये कहते हैं कि ठीक है, एक मील जो है वो मेरी तरफ से होगी, या आप फिक्र ना करिए 3 मील्स मेरी तरफ से होंगी। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, और यहाँ पे हमारे यंग बच्चियाँ यूनिवर्सिटीज़ के वो आके कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इट इज़ अमेजिंग जितना लोगों के अंदर एहसास है
सर माजरत के साथ यहाँ पर मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, क्योंकि जब लोगों को कुछ भी देने से पहले जब किसी को भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसी भी सूरत में, उनकी होती है क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी मैटर्स अ लॉट। अब जो लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेट NGOs की तरफ जा रहे हैं या ऐसे, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी देखी जा रही है कि ये कहीं खुद तो नहीं पैसा यूज़ हो रहा और जहाँ पर हम लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर ही हो रहा है या नहीं। माजरत के साथ जो हुकूमती इदारे होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान आता है। सो ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, मेक श्योर किस तरह से किया जाता है कि लोग जो पैसा दे रहे हैं वहां पर ही लगेगा जिस मकसद के लिए, जिस अच्छे मकसद के लिए वो पैसा दे रहे हैं। ट्रस्ट कैसे गेन किया आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि ये तो किरदार खातिमुल अंबिया रसूल पाक किरदार ये है ना कि किरदार को इतना वाज़े कर दो कि आपने अभी तक ऐलान नहीं किया किसी चीज़ का, लेकिन लोग आपको सादिक और अमीन कहते हैं। सिर्फ कहते नहीं हैं, अमलन करते हैं कि अपनी अमानतें आपके पास रखते हैं ना। दिस इज़ क्रेडिबिलिटी, और हमें इसी चीज़ का फुकदान है। हमने ये किया है कि जो मिसाल के तौर पे आप आते हैं दोनों और आप कहते हैं कि ठीक है ये 10,000 रुपये का खाना मेरी तरफ से होगा, वो हम नहीं करेंगे, वो आप ही करेंगे। मतलब उसके अंदर आपका बंदा होगा और आपके ट्रस्ट का बंदा होगा। एक वक्त आता है कि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, किसी और के ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा, देन वो आपको हिसाब किताब देगा। हमने एक बहुत बड़ा काम अभी किया है सोशल वेलफेयर में जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, वो हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की है। अच्छा। एक NGO को हमने उठाया है। सर जैसे आपने जिक्र किया कि एक तो बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ शिकायतें भी मिल जाती हैं हमें, कुछ चीज़ें हम खुद भी देख लेते हैं। वहाँ पे खाने पीने की जब बात आती है तो कई के साथ जब हमारा राब्ता होता है या खुद ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिकायतें मिलती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद जब चीज़ें मोनिटर कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी चल रही थी। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, ये आप तो बात पंजाब की हो रही है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि मॉनिटरिंग का सिस्टम कौन इस सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि खाने पीने के हवाले से कुछ टाइमिंग ऐसी रखी गई है जहां पे कुछ जो है चीज़ों के हवाले से उनको टाइमिंग पे अगर कोई ना पहुंच जाए तो खाना नहीं मिलता है, फिर उसके बाद खाने में कोई इश्यूज आ जाते हैं। इसके साथ साथ और चीज़ ये बताइए कि आप जो तालीम देते हैं, एजुकेशन कुरान शरीफ की आपने जिक्र किया, उसके साथ एजुकेशन है, तो कोई क्या हुनर भी सिखाए जाते हैं बच्चों को कि ताकि वो कल अपने पैरों पर खड़े हो सके? एब्सोल्युटली। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, जस्ट हेयर मी आउट एक थोड़ा सा। तो इसके अंदर हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की है। ठीक है, आपने अभी जो बता रहे थे जी, कि एक आपने इनिशिएटिव लिया है अभी, और वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है ये खामोश इनकलाब हो रहा है। अच्छा। जो पाकिस्तान की पंजाब की तारीख में हम एक नया बाप रकम करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर एक NGO को हम लोग लेके आए हैं अपने एडवाइजरी कमेटी पे, उनके हवाले किए, सुपरविजन हमारे पास रहेगी। ठीक है। लेकिन आप लोग जब पैसा देंगे, आप एडवाइजरी कमेटी को देंगे, आप अकाउंटेबल उनको रखेंगे, आप उनसे अकाउंट्स लेंगे। लेकिन मैंने उनको ये बोला है कि आपने अपने आप को ISO सर्टिफाई करवाना है ताकि ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत 100% रहे। जो भी आपके आपसे सवाल करे वो पैसा हुकूमत के इदारे को नहीं जा रहा है, लेकिन वो पैसा हुकूमत के इदारे को बेहतर करने में खर्च हो रहा है, उसको दुनिया के एक बेहतरीन स्टैंडर्ड वाले इदारे के बराबर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और उसके अंदर लोगों ने इतराज़ किया कि हुकूमत के इदारे को आप क्यों कर रहे हैं? एक प्राइवेट बंदा जब जाके इदारा बनाएगा वो लगाएगा 10, 15, 20 करोड़ रुपया उसके ऊपर। ठीक है। हमारे पास बना हुआ इदारा है और वो उस तरीके से नहीं चल पा रहा था जिस तरीके से चलना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपको कहते हैं। तो हमने ये सोचा कि इसको बेहतर करने के लिए प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप हो, और उसके अंदर फायदा ये होता है कि पैसा लोग एक इंडिविजुअल पे एतबार करेंगे जिसको वो देख रहे हैं कि इतने अरसे से काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का फायदा ये है कि वो इंस्टीट्यूट एक बेंचमार्क बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है। पाकिस्तान में, पंजाब में कोई भी अगर रिहैब सेंटर बनाना चाहेगा, हम कहेंगे कम से कम ये चीज़ें पूरी करो, उसके बाद हमें आपको NOC देने में कोई इतराज़ नहीं। क्योंकि अभी जिस तरीके से लोग 2 कमरों में, 1 कमरे में बना लेते हैं और फिर पैसा भी लेते हैं और प्रॉपर इलाज भी नहीं होता, फिजियोथेरेपी, फिर उसकी हर चीज़ को सुपरवाइज गवर्नमेंट करेगी, बिकॉज के हमने एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया। ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, माजूरों के लिए, आप उसका माजूर बच्चों के लिए, ताकि उनकी माजूरी प्रोग्रेस ना करे, वो हम उसको रिग्रेस करने की तरफ लेके। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाते हैं। मतलब ये है कि गुर्बत के लिए भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग इक़दाम कर रहे हैं, सेंटर्स बनाए हुए हैं, लोग मौजूद हैं। ये सड़कों पे भिखारियों की तादाद बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, इसमें माजूर लोग भी हैं और
जो ड्रामा कर रहे हैं वो लोग भी मौजूद हैं, दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। और अब ये हो रहा है कि दिन ब दिन उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। इसके लिए कोई इकदाम करने की ज़रूरत है, मतलब या क्या किया जा रहा है? एक तो इसका बहुत बड़ा किरदार आपकी मईशत पे होता है, बेरोजगारी, महंगाई। ये आपको समझने, आपको एक्सेप्ट करने कि ये दुनिया में कोविड के बाद हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। और इसके एवज जो इसकी दूसरी बरक्स जो चीज़ है कि आप घर से निकलते हैं, आपने अपने बेटे का सदका निकाला 10 रुपए, आप जाके ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं, आप 10 रुपए उसके हवाले कर देते हैं, 50-100 रुपए उसके हवाले कर देते हैं। मैं आप लोगों की वसादत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बहनों को, भाइयों को, प्लीज़ ये चौराहों पे, ये ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर पैसा देना बंद करें, क्योंकि ये लोग लोगों के बच्चों को अगवा करके लाते हैं। आप लोग इतना वाफिर पैसा दे रहे हैं कि ये डिमांड सप्लाई बहुत है पैसे की, तो डिमांड ये होती है कि वहाँ पे लोग तो चले पैसा देना बंद कर देंगे, लेकिन हुकूमत को भी तो कुछ चाहिए ना कि यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रिक्टनेस की जाए। जिस तरह से हम कुछ रोज पहले ख्वाजा सराओं का जिक्र कर रहे थे, उनको अब सिग्नल्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर मांगने की इजाजत नहीं है। सो भिखारियों के लिए भी तो कुछ किया जाए। इसके लिए रूमा हम लोग ने क्या किया, हमारे पास बेगरी होम्स है, ठीक है, बेगर्स होम्स जो हैं, जो हम इनको शेल्टर देते हैं वहाँ पे, लेकिन अदालतें इनको अगले दिन छोड़ देती हैं। हम अभी एक नया कानून लेके आ रहे हैं, जैसे हमने डिसेबिलिटी का नया कानून लेके आए हैं, और उसके अंदर जस्टिस जवादुल हसन ने साहब ने बाकायदा तारीफ की है कि पॉलिटिकल विल ये होती है कि मिनिस्टर को एक काम नहीं भी कहा गया और मिनिस्टर ने किया, मिनिस्टर को नहीं कहा गया कि अदालत में आओ, मिनिस्टर खुद आया। तो ये मैं खुद गया अदालत में और उन्होंने जितनी तारीफें पॉलिटिकल विल की वो हमारे भी थापड़ा है ना, हमें भी थापड़ा चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो इनकरेजमेंट मिली, हमने बोला अभी हम बेगरी को इस तरीके से उठा रहे हैं। लॉ बन रहा था लेकिन हमने उसका तरीका कार भी चेंज लॉ में है क्या क्या जो बन, देखिए इसके अंदर हम लोग कोर्ट्स के पास हम बता रहे हैं, स्पेसिफाई करें कम से कम सजा ये हो, कम से कम जुर्माना ये हो। ये नहीं कि आप आई पुलिस वाली और आप मुझे पकड़ के ले गई और अगले दिन मैं जमानत करके फिर किसी और चौराहा पे चला गया। इसके अंदर हमारी पुलिस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमारे SHOs को होना पड़ेगा। अमूमन थाने बिकते हैं, इलाका बिकता है, उसके अंदर पुलिस का नाम गंदा होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे ऐसे हों, लेकिन पुलिस गंदी होती है क्योंकि पुलिस वाला खड़ा और कैसे कोई भीख मांग सकता है। स्टेट के अंदर इदारे बिकते हैं, अगर स्टेट वहाँ पे मौजूद है कैसे ही हो रहा है। हमारी गफलत और हमारी नाएली ऐसे कि हम लोग पैसा लेके एक चीज़ को करने की इजाज़त देते हैं। ये सबसे बड़ा बेकारियों का इशू ये है। और स्टेट क्या कर रही है, जो कर सकती है वो कर रही है, तो वो जो कर सकती है वो स्टेट नहीं कर रही होती, इसलिए ये प्रॉब्लम। एक बात को मैं आपको मतलब वो चाहूँगा, उसको मैं भी अपनी तरफ से वो रिक्वेस्ट भी है अवाम से भी, और वो ये है कि ये जो आप सोचते हैं ना कि चौक में खड़े आदमी को 5 रुपए 10 रुपए दे के मैं जन्नत में चला जाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दें। ना मजदूरी ख़त्म होगी, ना बेगरी ख़त्म होगी। आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पैसे दें इकट्ठे करके, तो वो तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर होगा। खुद बना लें इंस्टीट्यूट, खुद बना लें, स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट खुद मिलके बना लें, वो अच्छी बात है। बनिस्बत यहाँ पे पैसा देना ये जुल्म है। ठीक, हरमीत का रुख कर लेते हैं। हरमीत, वेरी क्विक क्वेश्चन बिकॉज हमें ब्रेक पर जाना है। वो एक सवाल आपने किया भी था मुझसे, तो उसका जवाब भी नहीं मिला। और दूसरी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पुलिस को कौन ठीक करेगा जो खुद अपने गाड़ी में लेके आते हैं भिखारियों को, 2 मिनट बाद इनको छोड़ देते हैं। जो मेरे पास, मैं खुद इन चीजों को खुद ही, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी की कम से कम इनको भी थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए इन मामलात को। बहरहाल वो सवाल भी रह गया था, मैं आपको उसका जवाब दे दूं। जी। अच्छा, उसके अंदर जो आप जिक्र करें, वो जिक्र जो आप करें वो पनाहगाह का है, वो स्पेसिफिक है। पनाहगाह के अंदर सुबह का जो नाश्ता होता है, आइडिया पनाहगाह का फिलॉसफी ये है कि जो बाहर से शहर से मुसाफिर आते हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको एक महफूज छत, साफ बिस्तरा और मयारी खाना दिया जाए। और नाश्ते का टाइम है ताकि ये लोग निकलेंगे बाहर अपने काम के लिए और पीछे से सारी सफाई होगी। और फिर रात का खाना स्पेसिफाइड है, इतने बजे आप लोग आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और 8 बजे 8:30 बजे वो उसका खाने का एक स्पेसिफिक टाइम है। लेकिन खाना चलता रहता है क्योंकि जो डाइनिंग हॉल है उसके अंदर 180 बंदा इकट्ठा नहीं बैठ सकता है, तो वो 5, 6, 7 शिफ्टें चलती हैं और वो जब तक खाना मौजूद है वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। और जो खाना है वो हुकूमत नहीं देती, खाना हम लोग जो मुखैर हजरात हैं। और इसके अंदर मैं जिक्र करना चाहूँगा गौर एजाज साहब का, सैलानी ट्रस्ट का, कि जो लाहौर के अंदर सारी पनाहगाहें हैं, इसके अंदर गौर एजाज साहब, सैलानी ट्रस्ट जो है वो एक छोटी सी वो कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से, और ये लोग गवर्नमेंट के साथ मिल के 2 वक्त का खाना, और जो अस्पतालों में हमारी पनाहगाहें हैं वहाँ पे 3 वक्त का खाना दिया जाता है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कभी जाके उस खाने को टेस्ट करें,
आपको अच्छा लगेगा, उसका सर ये म्यार बहुत अच्छा है। अच्छी चीज़ है, जो लोग खाना नहीं खा सकते उनको खाना दिया जाए, और अगर वो भीख वगैरह मांग रहे हैं, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा काम है। बट टू मी, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इनमें से कुछ लोगों को पिक करके इनको रोजगार की तरफ लाया जाए, चाहे छोटा मोटा रोजगार, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कमाने लगे और अपने कमाए हुए पैसे से खाने लगे। इसके लिए कोई बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? किया कि जो हमारा ठोकर न्याज बेग वाला हमारी पनाहगाह है, उसको हमने जॉब सेंटर भी डिक्लेयर किया हुआ है सुंदर में, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में, जहाँ पे नौकरियां लोगों को वो अपने बंदे चाहिए होते हैं। हम उस HR के मैनेजर का नाम, नंबर, वो और क्या नौकरी है और क्या तनख्वाह है, हम लोग ये अवेजा करते हैं, ताकि जो बंदा वहाँ पे है वो ठोकर न्याज बेग पूरा दिन घूमता ना रहे, उसको अगर कोई नंबर सामने मिलता है उसी टाइम पे कॉल करके, और ये कनेक्शन शुरू हो बिल्कुल गया। ठीक हो गया, और ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई आता है तो मेरे ख्याल में वहाँ जो ठोकर न्याज बेग पर आप कह रहे हैं ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग एक पेपर हम लोग को वो सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप रिकमेंड कर सकते हैं, किसी को भी नौकरी पर रखवा सकते हैं। बिकॉज जब आप इनको मुफ्त खाना फराहम करेंगे या मुफ्त कोई भी किसी भी हिसाब से फैसिलिटेट करेंगे तो फिर आदत किसी की बन जाती है। सो मेरे ख्याल में इनको खुद एम्पावर करने की जरूरत है। यावर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, बहुत ज्यादा सवाल अभी हमारे पास हैं, इंशाल्लाह जवाब देंगे। सो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद स्टे विद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सैयद यावर अब्बास साहब शो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक और सवाल, थोड़ा सा सख्त सवाल है, बट ये मेरा भी कंसर्न है, बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, या बहुत से और लोगों के माइंड में भी ये सवाल होगा कि इस तरह के जो इदारे होते हैं, स्पेशली जो हुकूमत की सरपरस्ती में होते हैं, वहाँ पर जो ख़वातीन होती हैं, बेसहारा ख़वातीन होती हैं, उनको हरास किया जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसी कंप्लेंट्स मंजर आम पर आती हैं जिसमें हुकूमती शख्सियात पॉलिटिकल रहनुमाओं की जानिब से, पॉलिटिकल शख्सियात की जानिब से हरास किया जाता है। फिर जब ये कंप्लेंट्स मंजर आम पर आती हैं, उसके बाद जो कंप्लेन लाने वाला होता है या जो भी इस मामले को उठाने वाला, हाईलाइट करने वाला होता है, उसको मार दिया जाता है या उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। मल्टीपल केसेस जो हैं वो आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे और हम भी देखते रहे हैं। एक इस तरह से आप बेसहारा ख़वातीन और जितनी भी ख़वातीन हैं इदारों में, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? फिर जहाँ पर बच्चे मौजूद हैं उनको भी सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है वहाँ के लोगों की जानिब से, उनके लिए क्या किया जा रहा है? देखें, जो एक कंप्लेंट हमारे दौरे हुकूमत में आई थी वो काशियाना की थी, और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। ये मैं हल्फन मैं कहता हूँ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। हमारे उस वक्त के जो वज़ीर थे वो बड़े खुले दिल के बंदे, और वो जिस तरीके से उनने खामोशी से उसको हैंडल किया, उसके अंदर हमने कभी भी उस खातून को जो कंप्लेंट लेके आई थी कहीं नौकरी से हमने उसको उस वजह से फारिग नहीं किया, क्योंकि उसका अपना एक इशू था जिसकी वजह से वो फारिग हुई। और आपने उसको देखा, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के मुख्तलिफ पॉलिटिकल फिगर्स के मुजस्मे लेकर, वो पुतले लेकर उनको जला रही होती थी। हमने कभी मना नहीं किया, दैट इज़ हर राइट, वो करे जो करती है। एक बदअखलाकी ज़रूर है लेकिन करने दीजिए। लेकिन दैट कंप्लेंट मैं हल्फन कह रहा हूँ, वो झूठ था। हम लोगों ने कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं। एंट्री जो है हमारी मर्दों की औरतों वाली इदारों के अंदर, वो एक सर्टेन टाइम तक सिर्फ वो कंसर्न बंदों की एंट्री हो सकती है, वो भी अंदर उनके लिविंग क्वार्टर्स में नहीं हो सकती, दफ्तर की हद तक, उससे आगे वो नहीं जा सकते। वहाँ पे उनकी फीमेल वार्डन होती है। देखिए 100% एक चीज़ को सिक्योर करना वो अल्लाह ताला का काम है, पाक नबी का काम है, वो हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन हम 100% के जितने करीब आ जाएं वो हमारी कामयाबी है। तो प्रोटेक्शन को कैसे मेक श्योर किया जाए? कैमरास लगाए हुए? बिल्कुल, हम लोगों ने कैमराज अभी हर, आप कहीं भी चली जाए, मतलब ये तो मैं भी कह रहा हूँ ना, आप वॉक इन करें किसी दारुल अमान में, किसी काशाना में, सिवाय उनकी उन प्राइवेट एरियाज़ के अंदर के जहाँ पे बच्चे कपड़े चेंज करते हैं, औरतें कपड़े चेंज कर रही हैं, नहा रहे हैं, हम उन जगहों पे कैमराज नहीं लगाते। लेकिन मेन पैसेज वेज में, मेन उनके बड़े हॉल्स के अंदर हर जगह कैमराज लगे हुए। और वो अभी मिसाल के तौर पे वो नहाने कोई गया है तो अंदर तो कैमरा नहीं होगा ना, बाहर पैसेज वे में तो कैमरा है, तो आप देख रहे हैं कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। देखिए बच्चों का जो ऑर्फन का है, बोलते भी नहीं है ना, और वो ना समझ। देखिए कई जगह सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सिर्फ ऑर्फन्स हैं, कई दफ़ा होते हैं कि उनके पास स्पीच की ताकत ही नहीं है, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। कई जगह वो बेचारे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो नहीं पता लगता है क्या हुआ, वो बता नहीं सकेंगे। लेकिन वहाँ पे जो बंदे हैं, अभी मैंने जब से मैं आया हूँ मैंने एक सख्ती ये की है कि हर किसी को हम लोग बैकग्राउंड चेक करके
आप यही कर सकते हैं कि इंसान होने की हैसियत से उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करें, उसके घर के हालात भी देखें और उसकी परफॉर्मेंस देखें एज एन ऑफिसर वो कैसी है। और फिर इस चीज़ को हम लोग एक बंदे को मुस्तकिल तौर पे नहीं लगाते हैं, उसकी रोटेशन हमने शुरू की हुई है ताकि नो वन शुड गेट कंफर्टेबल इनफ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, ऐसे नहीं है। फिर बच्चों के साथ अभी एज अ वज़ीर मैं कई दफ़ा मैं जाके बैठ के उनसे गपशप लगाता हूँ, मैं देखता हूँ। अभी देखें नफसियाती तौर पर किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हो रही हो, उसके टेल टेल साइंस हैं कि वो बता देता है बच्चे को, आप देखते हैं तो इसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है। अभी हमारे पास टाउनशिप में आप आए, हमारे पास वहाँ पे चमन है, नशेमन है, हमारे पास दारुल सुकून है, आफियत है जो ओल्ड पीपल्स का है। तो आप लोगों से जब जाके बात करते हैं यू विल अंडरस्टैंड कि क्या बुखारी साहब ये बताइए कि टाइम बड़ा थोड़ा सा है, तो सवाल जल्दी से कर लें सर। तो वो ये है कि देहातों में जो औरतें हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि उनको स्किल सिखाई जा रही है, हमने पहले भी जिक्र किया था, ये स्किल्स किस तरह की हैं, इसके बाद क्या वो वाकई दोबारा मतलब जो ख़वातीन है या अगर ये पकड़ के लोगों को जो कोई मतलब माजूरी में है या इस तरह से हैं उनको स्किल की जाती है, सिखाई जाती है, ये वापस भाग के तो नहीं जाते दोबारा बेगरी की तरफ? देखिए या मतलब ये वो अभी आप ये देखेंगे कि बेगरी में ज़्यादा पैसा है कि वहाँ पे ज़्यादा पैसा है। आपने देखा ये मादा परस्ती है, वहाँ पे अगर बेगरी में उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ से छोड़ के आ जाएंगे कि पूरा दिन काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम कानून सख्त कर रहे हैं कि इनके ऊपर, और सिर्फ इनके ऊपर नहीं, इनके जो माफिया बॉसेज हैं जो इनको लेके इकट्ठा करके लाते हैं, हम उनको ठोकने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक सबक मिले। एक तो ये जो स्किल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो इलाकाई स्किल्स हैं, भावलपुर की अपनी है, अटक की अपनी है, मुल्तान की अपनी है, लाहौर की अपनी है, उन स्किल्स को ताकि जिंदा भी रखें और उनको मार्केटेबल बनाएं ताकि लोग खरीदें और इन लोगों के जेबों में औरतों के ज्यादा पैसा आएगा तो एम्पावरमेंट। ठीक है ठीक है, वक्त बहुत मुख्तसर। हरमीत शॉर्ट सवाल। मेरी किस्मत में शॉर्ट सवाल ही होता है सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो बच्चे बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जिनको एजुकेशन लेनी है आपके इस इदारे से, तो क्या तरीका कार होता है? क्या सालाना कोई कोटा रखा जाता है, कोई सेट रखा जाता है, या उनको एडमिशन मिल जाता है आसानी से? सर इसी में एक और चीज ऐड कर लें कि मुस्तहिक बच्चों के लिए वो किस तरह से तालीम हासिल। देखिए हमारे पास जो बैतुल माल है, लंबा कर रही है। हाँ हमारे पास जो बैतुल माल है वो 10 करोड़ रुपया साल का है। अभी उसको इंक्रीज हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि सोशल वेलफेयर का बजट भी 94% इंक्रीज हुआ है हमारा। हम लोग, आपने जो बात की थी औरतों के लिए भी, वो तो स्किल डेवलपमेंट हो गया। फिर हमारा विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पिछली हुकूमत में सिर्फ मुल्तान में था, हमने अभी उसको पूरे पंजाब में स्प्रेड आउट कर दिया और उसको इस तरीके से किया कि वो उसका वो करामत हो। और उसके अंदर हमारे पास दारुल अमान्स भी साथ हैं, जो बोर्डिंग हाउसेज हैं, हम औरतों को रखते हैं वहाँ पे। औरतों की तकलीफ जो है उनको हम विमेन वॉक सेंटर्स के थ्रू हम उसको हल करेंगे, और अगर उनको रखना पड़े कोर्ट के थ्रू फिर हम दारुल अमान में रखते हैं। जो आपने सवाल किया स्टूडेंट्स का, जो हमारे पास स्टूडेंट्स अभी मॉडल चिल्ड्रन होम्स में हैं, उनको तो इंश्योर हम करते हैं कि वो मैट्रिक अपनी कर लें। और उसके बाद हम लोगों ने जो नया प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर हम हर साल उनके नाम पे एक सर्टेन अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनीज को देना शुरू कर रहे हैं, और ताकि वो बच्चे जब मैट्रिक करके निकले उनको 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया उनको हम यकमुश्त दें। वो कारोबार करना चाहें वो करें, वो अगर हुनर सीखना चाहते हैं वो पैसा वो अपने अकाउंट में रख लें, और हुनर सीखना चाहते हैं तो हमारे बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं उनके थ्रू हुनर सिखा के और फिर दोबारा एहसास प्रोग्राम के थ्रू उनको बिजनेस डेवलपमेंट सिखा के उनको एक कर्जा दे के ताकि अपना कारोबार करें। ये एक बिल्कुल नया बाप है जो हम रकम करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, एंड इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अच्छा बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, उसको एक्सप्लोर किया जाए। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पब्लिक सामने आए, मदद करे, इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंस्टीट्यूशन बनेंगे तो तब कुछ। और इसके अंदर मैंने एक काम किया है कि जब से मैं वजीर बना हूं, मैं कोई एनजीओ मुझे बुलाती है, छोटी है बड़ी है, मैं जाता हूं। मैंने दरवाजे उनके लिए इसलिए खोले हैं कि वो जितने खुल के आएंगे हम उतने बेहतर काम कर सकेंगे, और जो हम करना चाहते हैं वो काम हम करना शुरू करें, सिर्फ बातें ना करें, करना शुरू करें। ठीक है, अभी भी बहुत से सवाल सर रह गए, सो उसके लिए दोबारा दावत देंगे। बट थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और व्यूअर्स। 21st सेंचुरी अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें अब बदल चुकी हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत जिद्दत आ चुकी है। इसके अलावा हम देखें तो लास्ट 2 इयर्स में ई कॉमर्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सी स्किल बेस्ड चीज़ें जो हैं वो अब इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। जॉब्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी आ चुकी है और आजकल की जो चीज़ें हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं अगर हम माजी को देखें। सो इन चीज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे, एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, इनसे सर हमने मल्टीपल चीजें जो है वो डिस्कस करनी है, एक चीज पर नहीं रहना, बिकॉज ही इज मल्टीटास्किंग। सो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। इसके साथ साथ अगर देखें तो दुबई एक्सपो की अगर बात की जाए तो वहां पर जो पाकिस्तानी पवेलियन था उसको बहुत ज्यादा पज़िराई मिली, इसके रीजंस क्या थे। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आज हम अपने मेहमान के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं इन्फ्लुएंसर हैं, इसके साथ साथ CEO हैं मैक्सिम डिजिटल USA उज़ैर हसन हमें शो में ज्वाइन करें। उज़ैर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। लास्ट टाइम भी आप आए थे और बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की थी, सो हमने सोचा कि आपको दोबारा से बुलाया जाए। सो जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बताया, 21st सेंचुरी चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, जॉब्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ चुकी है, स्किल बेस्ड चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब सामने आ रही हैं। सो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि हम माजी से किस हद तक मुख्तलिफ हैं और आजकल लोग किस तरह से बेहतर अंदाज में कमा रहे हैं। अच्छा, स्किल सेट की जहाँ तक बात है, जब हम पाकिस्तानी कल्चर को देखते हैं तो यहाँ पे अक्सर लोग बोलते हैं और लिखा हुआ भी आ रहा होता है कि सिर्फ जो है वो एजुकेशन की बेस पे जॉब्स नहीं मिल रही हैं या जॉब्स नहीं मिलती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में यही ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे। स्किल बेस्ड जॉब और जो स्किल सेट है, हम देखते हैं अक्सर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कह रहे होते हैं कि एक जो उनका भी अभी नया प्रोग्राम है उसमें वो स्किल सेट के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो किसी भी घर के एक फर्द को एक स्किल सेट डेवलप करने में हेल्प करेंगे, तो जिसकी वजह से वो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक लाइवलीहुड अर्न कर सकता है। तो यहाँ तक ये बात होगी। और ख़ास तौर से जब हम देखते हैं ट्रेंड आ जाता है, कोई भी चीज़ जब हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब कोई एक डिग्री लॉन्च हुई तो सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर हम बात कर रहे थे 21st सेंचुरी में जो नई जॉब्स डेवलप हुई हैं। नई जॉब्स पे खास तौर से जब डिजिटल है, और जैसा आपने मेंशन किया कि पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है ई कॉमर्स का भी और इससे रिलेटेड चीज़ों का, क्योंकि पेंडेमिक था एंड जो नॉर्मल चीज़ें चल रही थी उससे हट के जो है लोगों ने नई चीज़ें डिस्कवर की, नई ऐप्स डिस्कवर की, लोगों की ईज़ के लिए काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो उसी में ही कुछ जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हमारे सामने है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किस तरह जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं बिजनेसेस को, प्रोडक्ट्स को और लोगों को ग्रो करने में। तो ये वाली एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग जो हैं, अब जो नौजवान तबका ख़ास तौर पे आपको देख रहा है, वो जानना चाहेगा कि वो क्या स्किल सीखें जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे बढ़े। ये तो बात हो गई तय कि अब स्किल्स की दुनिया है, तो वो कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आगे चल के उनके काम में मददगार साबित हो सकती हैं, वो क्या क्या आप कहे हुए उसके बारे में? अच्छा, हर चीज़ जो है किसी ना किसी तरह अब डिजिटल से रिलेटेड है। इवन जो हमारे मेन मीडिया चैनल्स हैं उनका भी एक डिजिटल विंग अलग है। इसी तरीके से जो कंपनीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका ताल्लुक मीडिया से हो या डिजिटल मार्केटिंग से हो, स्टिल उनका एक डिजिटल साइड होता है फॉर द अवेयरनेस, टू लेट पीपल नो अबाउट देयर वेलबींग, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। तो समहाउ आपको किसी तरह डिजिटली एक्टिव होना पड़ेगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है जब आप बोल रहे होते हैं कि जी सिर्फ व्हाट्सएप पे आ गए, आपको डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया नहीं है, सिर्फ ट्विटर सोशल मीडिया नहीं है, रेडिट हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसके अलावा काफ़ी इस तरह की ऐप्स हैं जिसके ऊपर आप एटलीस्ट अकाउंट्स बनाएं। अकाउंट्स बनाना फ्री है, उसके वो सीखें। यू नेवर नो कि कल हो सकता है कोई एक मीडियम जिस तरह आज जो है मार्केट कैप्चर किया हुआ है, कल कोई हो सकता है दूसरा मीडियम जो है मार्केट कैप्चर करे। तो यू हैव टू बी रेडी। मेरे ख्याल में एक एग्जांपल तो रिसेंटली, वो अब तो खैर रिसेंटली नहीं करेंगे बट इट्स बीन अ लिटिल लॉन्ग, टिकटॉक की अगर बात करें तो वहां पर जो लोग इन हुए, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे लोगों को बहुत समझती कि बहुत चीप काम है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी। बट मैंने देखा रऊफ साहब के वहां से लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख और इवन मोर इतना कमा रहे थे। और फिर जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स आए, जिसका हम लाइकी का जिक्र करें, स्नैक वीडियो का जिक्र करें, सो वहां से टिकटॉक से लोगों को पिक किया गया और अब लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। मेरे ख्याल में हम लोगों से ज्यादा कमा तो वो लोग रहे हैं। सो मेरे ख्याल में चीजें जो हैं वो एंटायरली बदल चुकी हैं। हरमीत का रुख कर लेते हैं, हरमीत का भी जरा सवाल शामिल कर ले, फिर कहेंगे मेरे हिस्से में तो जनाब शॉर्ट सवाल ही आता है। आपका गिला दूर कर दें हरमीत। इस बार आपने प्रॉमिस करना है कि मेरा सवाल शॉर्ट ना हो। ठीक है, सवाल करूंगा। आई हैव मेड अ प्रॉमिस ऑलरेडी, आप करें सवाल। अच्छा सर, एक और चीज जो हम देखते हैं कि एक तो पब्लिक टीवी
हमेशा इस प्लेटफॉर्म के हवाले से हम काम करते हैं, ई कॉमर्स के हवाले से, लेकिन एक आम आदमी, बहुत बात की जाती है कि कमाई भी इसमें लोगों को आना चाहिए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं उसी तरह अवेयरनेस नहीं है। छोटे शहरों में ना होने के बराबर है। बड़े शहर इस्लामाबाद, लाहौर की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं। क्या तरीकाकार अपनाना होगा कि अवेयरनेस आ जाए बच्चों में, जो तलबा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, वो इस तरफ आए? अच्छा, डिजिटल लिटरेसी के बारे में हम स्टार्टिंग में एक पॉइंट के ऊपर जिक्र कर रहे थे जब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। डिजिटल लिटरेसी बेसिकली क्या है? इसमें ये चीज़ है कि कुछ ऐसे पाकिस्तान के एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़, जहाँ पे शायद इस वक्त टीवी मौजूद नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे सेलफोन मौजूद है, वहाँ पे इंटरनेट भी मौजूद है। एक तो सबसे पहले हमें ओपिनियन लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है, किसी दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये टेम्परमेंट चाहिए, उसके बगैर जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक बात है नौजवान तबके की कि किस तरह स्किल सेट डेवलप हो सकता है, हमने देखा कि काफ़ी इस तरह के ट्यूटोरियल्स और इस तरह के लोग हैं। आप इवन आज़ाद चाय वाला की वीडियोस देखेंगे जिसमें वो बता रहे होते हैं किस तरह जो है आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर ऑनलाइन बिजनेस के लिए यू हैव टू पुट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन इट, कि बहुत ही कोई हैवी इन्वेस्टमेंट है। आप बहुत छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। पहले आप डोमेन देखिए। इसके अलावा एक चीज़ जो अक्सर देखते हैं हम कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो आजकल के पेरेंट्स हैं, अब वो प्रमोट करने लगे हैं या आपको सपोर्ट करने लगे हैं इन चीज़ों के ऊपर। पहले वो नहीं करते थे, एज़ यूजुअल के कुछ जॉब्स पहले से प्री डिफाइंड होती थी कि जी यही जॉब्स हैं। अब जब नई जॉब्स डेवलप होना शुरू हुई हैं तो उनका भी माइंडसेट जो है चेंज हुआ है कि जी ये जॉब्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके साथ जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग भी आगे आ रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी की वजह से हमने देखा कि एक दूसरे के ओपिनियन को शामिल किया जा रहा है, एक दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो वीडियोस के ज़रिए हमने देखा ऑनलाइन अर्निंग हो गई, यूट्यूब वीडियोस हो गई। सबसे ज़्यादा ये देखिए कि अगर आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, ख़ास तौर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं अगर आप, तो देखें उस तरह की चीज़ पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर है भी तो क्या वो यूज़फुल है या नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कुछ दिन पहले कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने जी एक रोटी बनाने की ऐप बनाई कि जी फॉर एग्जांपल आप एक जिस तरह यहाँ पे ऑनलाइन फूड सर्विसेज हैं, आप ऐप पे जाते हैं, आप खाना मंगवा लेते हैं, इसी तरह आप ऐप पे जाएंगे, आप रोटी मंगवा लेंगे, लेकिन उसकी यहाँ पे इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो पे स्केल है वो काफ़ी कम है। तो इसमें आप उसमें जब तक आप ऐप से रोटियाँ मंगवाएंगे, इससे बेहतर है आप किसी को बंदे को बोल देंगे, वो ला के दे देगा आपको, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से लोग डिसहार्ट हो जाते हैं और बोलते हैं जी कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है या यहाँ पे जी उसको पजीराई नहीं मिल रही है। एक ये चीज़ हो गई। आपकी बात से जो समझ में आई है बात वो ये है कि आप स्किल जरूर डेवलप करें, लेकिन पहले प्रॉपर रिसर्च करें और रिसर्च करके देखें कि आपके इसी के पैरेलल और लोगों ने काम तो नहीं कर लिया हुआ, और फिर उसमें इनोवेशन पैदा करें। वो इनोवेशन आएगी तो भी मतलब, क्योंकि आप अगर सेम चीजें बना रहे होंगे तो उसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं होगी आपकी चीज से। जो ऑलरेडी एक यूजर कोई ऐप यूज कर रहा होगा या एक सोशल मीडिया सर्विस यूज कर रहा होगा, वो क्यों आएगा? क्या उसके अंदर ऐसी यूएसपी होगी? क्या उसके अंदर वो एक यूनिक सेलिंग प्राइस होगी, प्रोडक्ट होगा जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट पे शिफ्ट अच्छा करेगा? उज़ैर, आप अपनी भी एक डिजिटल एजेंसी को रन कर रहे हैं, हाउ डिड यू स्टार्ट इट? और अभी ये जो आपकी एजेंसी है ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करिए? लाइक अगर कोई यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं तो वो कहाँ से इनिशिएटिव ले सकते हैं और मतलब उनकी नो हाउ के लिए ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, हमारी जो डिजिटल एजेंसी है इसको अब तकरीबन 1 ईयर होने वाला है और हमने पहले से काम करते, लेकिन इसको प्रॉपर पेपर पे लाने के लिए फोर्स रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड जो हमारे पास टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान से भी है, वो डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग हैं इसके अंदर। जो नई जॉब्स हमने देखी क्रिएट होते हुए वो डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब हैं। हमने देखी कि क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो क्रिएटिव हेड्स होते हैं इनकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एक फ्रेश ग्रेड किसी यूनिवर्सिटी का, उसकी सैलरी कम हो और इनकी ज़्यादा हो, क्योंकि वो एक ब्रांड को डेवलप करने में, ना सिर्फ ब्रांड को, किसी इंडिविजुअल को डेवलप करने में बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो आपको अपना रुझान जो है क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप कोई चीज़ दिखाते हैं। क्रिएटिविटी जिस वक्त आप बात करते हैं, इससे मुराद डिज़ाइनिंग है, इससे मुराद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, इससे मुराद लिखना है, क्या क्या कुछ शामिल है उसमें? इसमें कंटेंट राइटिंग भी आती है, कंटेंट राइटिंग भी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट भी आती है, इसमें स्ट्रेटजीज प्लान करना भी आती है, इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते हैं। और ना सिर्फ आप इस मार्केट के हिसाब से देखें, आप देखें दुनिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इस टाइम पे। जब बाहर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है या जब बाहर कोई गाड़ी लॉन्च होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब जो है एक रेजर के ऐड में एक लड़की का होना लाजमी है। ज़रूरी नहीं है कि अब गाड़ी का ऐड होगा तो उसमें जी एक बहुत ही कोई खूबसूरत नौजवान लड़का होगा, वो गाड़ी चलाते हुए नजर आएगा। ट्रेंड्स फॉलो करिए, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। 90s में जो चल रहा था, 2000 में जो चल रहा था, वो दे कीप ऑन चेंजिंग, सो यू हैव टू स्टे विद द ट्रेंड एज वेल। ठीक हो गया। हरमीत,
अच्छा सर, मैं मतलब सिंपल सी भाषा में इसलिए चाह रहा हूँ कि जो आम आदमी है वो समझ सके आपका जो मैसेज, आपका जो पैगाम है। हम देखते हैं कि जो इलाकाई लोग हैं, ऐसे देहात में हम देखते हैं कि कई सारे बड़े टैलेंटेड माशाल्लाह के खवातीन हैं, अब वहाँ के लोग जो होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में उनको अबूर हासिल होता है और उनकी कोशिश होती है कि किस न किस तरीके से ये जो ट्रेडिशनल चीज़ है इनको भेजा जाए, सेल किया जाए। तो क्या तरीकाकार, उनको क्या आप बताएंगे कि वो अगर अपनी चीज़ें बेचना चाहे, ऐसे दुनिया तक पहुंचाना चाहे? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक, जिस तरह हम पहले मेंशन कर रहे थे कि आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे वीडियोस भी लोग ख़वातीन बना रही हैं जो देहात में रहती हैं, उनकी कुकिंग वीडियोस बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, दुनिया भर में लोग देखते हैं और उसको हेल्प कर रहे होते हैं। इस तरह के 2 लड़के बड़े मशहूर हुए थे, वो जो है जंगल के अंदर डिफरेंट चीज़ों से जो है वो पूरे पूल्स, पूरे घर बना रहे होते थे, एंड उनको अभी रिसेंटली यूट्यूब ने भी रिकग्नाइज किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरी कोई डिजिटल की टीम होनी चाहिए, बैक एंड पे आपके पास जी पूरे कंटेंट क्रिएटर, प्रोड्यूसर होना चाहिए। कंटेंट आपका अच्छा होगा, वो डेफिनेटली वायरल होगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, लास्ट सवाल है और आपके पास 20 सेकंड्स होंगे इसको आंसर करने के लिए। एक तो दुबई एक्सपो का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान पवेलियन को बहुत ज़्यादा पज़राई मिली, रीजंस इसके क्या है, प्लस किसी भी बंदे के वायरल होने का पॉजिटिव इम्पैक्ट। 20 सेकंड्स। वायरल इम्पैक्ट किसी भी, पहले मैं दूसरे की तरफ आऊँगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरल होने का मकसद नेगेटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं, एस्पेक्ट्स के। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि रिसेंटली अभी हमने देखा एक बॉक्सर थे जिनके लिए फंड रेजिंग हो रही थी, जो कि वो पराठे बना रहे थे कराची के अंदर, उनको अपनी चैंपियनशिप को सपोर्ट करने के लिए फंड्स की जरूरत थी। एज सून एज ये वीडियो वायरल हुई और उनका एक अकाउंट नंबर दिया गया, एक दिन के अंदर उनका पूरा खर्चा कवर हो गया, एंड वो आई गेस अब शायद बॉक्सिंग के लिए जा रहे हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बनिस्बत इसके के बाद में खुदा न खासा जब वो हार के आ जाएं फिर हम रिग्रेट करें इस चीज़ को कि पहले क्यों नहीं सपोर्ट किया। दूसरी चीज़ पाकिस्तान पवेलियन की, पाकिस्तान पवेलियन के सबसे ज़्यादा मशहूर होने की वजह वहाँ पे आने वाले लोग थे, जिन्होंने वहाँ पे वीडियोस बनाई, जिन्होंने वहाँ पे व्लॉगिंग की, जिन्होंने वहाँ पे तस्वीरें खींची, जिसकी वजह से जो उनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या जो उनके सर्कल में लोग थे वो देखा, उन्होंने देखा एंड उन्होंने भी आके विजिट किया। इस वजह से एक पजीराई मिली। तो डिजिटल का इम्पैक्ट काफ़ी था पाकिस्तान पवेलियन को हिट करने में, व्हाट आई बिलीव। ठीक हो गया, वो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वाकई जिस तरह से डिजिटाइजेशन का दौर है और हर चीज़ इसी तरह से चल रही है, सो मेरे ख्याल में हर इंडिविजुअल या इस वक्त जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, बिकॉज यंगस्टर्स आर मोर कीन टू लर्न द न्यू स्किल्स, वेरी ट्रू। सो अगर वो इन चीज़ों को मेरे ख्याल में एक्सप्लोर करना शुरू कर दे, सो वो भी कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी ईजी थिंग टू डू। थैंक यू सो मच उज़ैर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, विंटर्स आप पहुंचे हैं। पहले तो हम कह रहे थे आ रहे हैं, विंटर्स आ रहे हैं, बट आज सुबह स्टार्ट ही हमने यहाँ से लिया था। हाँ, कि विंटर आ गया, सर्दियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई। यस, सो हर मौसम का अगर देखें, हम अक्सर पहले भी जिक्र करते हैं, अपने कलर्स होते हैं, अपने ट्रेंड्स होते हैं, अपना फैब्रिक होता है जो आप पहनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि विंटर्स में क्या अटायर होना चाहिए, और स्पेशली अगर हम फैब्रिक को देखें और फैशन की बात करें तो स्पेशली पहले भी रऊफ साहब हमने जिक्र किया था कि ये आपका और हरमीत का शोबा तो इतना है नहीं ना फैशन वाला, ख़वातीन इसमें ज़्यादा इन रहती हैं। सो ख़वातीन को ये होता है कि जनाब लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए। अब फैब्रिक को इस सीज़न के लिहाज से देखें तो लिनन चलती है और इसके साथ साथ खद्दर चलती है, बट मोस्टली जो ख़वातीन होती हैं वो विंटर्स में ख़ुद को वेस्टर्न अटायर में कैरी करना पसंद करती हैं। मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। सो इस विंटर्स क्या क्या ट्रेंड्स हैं, किस किस्म का फैब्रिक इन है, डिमांड क्या आ रही है, तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे। इस वक्त फैशन डिज़ाइनर नताशा खान हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। नताशा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। यहीं से आगाज़ के इस दफ़ा के ट्रेंड्स क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ट्रेंड्स इस बार हमेशा की तरह विंटर है तो डेफिनेटली पीपल ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ख़वातीन ही के लिए ज़्यादा फैशन कोर्स माना जाता है। तो इस वक्त जो ज़्यादा चल रहा है वो वेलवेट चल रहा है, और हम लोग वेलवेट में ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। ट्रेंड्स जो है वो वेलवेट का है, और आपने जैसे खदर का नाम लिया, लीलन का नाम लिया, तो ट्रेंडी फ्यूजन ज़्यादा चल रहा है ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर, लाइक अच्छा, अब ये देखें कि शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया और हर वीकेंड पर एक ना एक शादी होती है। अब इसमें ये भी होता है कि भाई थोड़े से ऐसे कपड़े पहने जाएं थोड़ा सा आपको वार्म फीलिंग दे, वो के फैशन करना बहुत ज़रूरी है, भले आपने वेलवेट के साथ स्लीवलेस पहना। सो इस दफ़ा जो वेडिंग सीजन्स को लेकर ख़वातीन की क्या डिमांड सामने आ रही है? आजकल बहुत ज़्यादा काफ्तान इन है, ठीक है, और हम लोग बना रहे हैं लाइक प्लेन सूट्स वेलवेट के या किसी भी अच्छे फैब्रिक के, और उसके ऊपर शॉल्स को हम अच्छे खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, तो कंट्रास्ट में जाके वो चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। और आप
ट्रेंडी भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, ज़्यादा गॉडी भी नहीं ब्राइडल्स लगते। को अगर हम देखें तो वो उनके हवाले से क्या, एक तो हम बारात को देखें तो उसमें यही होता है जनाब कि मरून्स चलते हैं, रेडिश चलता है, और यही कहा जाता है कि एक जो लड़की होती है वो अपनी बारात पर जितना खूबसूरत रेड में लगती है वो किसी और में लग नहीं सकती, उन्हें भी रेड चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो वलीमे के लिए अब लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो बहुत मुनफरद कॉम्बिनेशंस की तरफ जाती हैं। कुछ अर्से पहले अगर हम देखें तो रॉयल ब्लू विद ऑफ वाइट बहुत इन था, आजकल पिस्ताशियो बहुत इन है, बहुत डिफरेंट कलर्स हैं। गो के ये कलर्स जो हैं ये समर्स के होते हैं, बट विंटर्स में भी इनकी बहुत डिमांड। तो जो आपके पास इस पर क्लाइंट्स आ रहे हैं उनकी तरफ से क्या डिमांड आ रही है कलर को लेकर, ड्रेस को लेकर के ड्रेस किस तरह से हो, इस हम हवाले से लोग भी इस वक्त जो डिमांड है, लाइक अभी रिसेंटली मैं बनाया है, मैंने ग्रे में पर्पल का रेशम ऐड किया है, सिल्वर का ऐड किया है, तो पास्टल कलर्स अभी भी ज़्यादा ही इन हैं। और हम उनको फैब्रिक में हम थोड़ा खेल जाते हैं कि हम मिक्स कर देते हैं उसको वेलवेट में, शिफॉन में, और नेट, ब्रीजे की नेट बहुत चल रही है, उसके ऊपर आप नक्शी का काम या रेशम के काम के साथ उसको मज़ीद हसीन बना सकते हैं। और लंबी शर्ट्स आजकल दोबारा जो हैं वो आपकी इन हो गई हैं, तो वो शरारे के साथ लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो भी चल रही हैं, और बड़े दुपट्टा। तो बस फैशन तो आप कहीं से कुछ भी मिला लें, और खूबसूरत कि कौन सी चीज़ को आप बेहतर कैरी कर सकते हैं। लेकिन वही आप वाली बात है कि जैसे आपने रेड को ब्रिंग इट इन किया, रेड जो है वो हमारा आई थिंक एक सकाफती वो एक बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि जो फर्स्ट डे की जो ब्राइड है वो रेड में ही होनी चाहिए या मैरून में ही होनी चाहिए। तो वो एक ट्रेडिशन को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए वो ज़रा मस्ट हो जाता है। बट लड़कियां आजकल ज़रा चेंज हो गई हैं, अब तो मैंने वाइट भी बनाए हैं और क्या कहते हैं मिक्स भी बनाए हैं, और अब हम लोग जो है वो जो वलीमे का आउटफिट था उसमें हमें बहुत चॉइसेस मिल जाती हैं। Would you like मेरे ख्याल में to ask some question? हरमीत का रुख करते हैं, उसकी तो शादी भी होनी है अभी, और मतलब वो क्या बनवाना चाहेगा उधर उससे पूछते हैं, लंबा सवाल कर ले बेशक। जी हरमीत। नहीं, मैं तो वैसे जो ख़वातीन की बातें होती है ना फैशन के हवाले से, रोमा ज़्यादा एक्सपर्ट है, पर एनी हाउ सर्दियां हैं, सर्दियों में हम ये देखते हैं कि खर्चे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ख़वातीन ज़्यादातर उनको शौक़ होता है कि वो जो सूट उन्होंने पहना है वो कवर ना हो, तो ऐसे में जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक वो कैसे अपना उसी ट्रेंड में वो अपने आप को चलाएं, उसके साथ साथ जो खर्चा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ड्रेसिंग की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाती है, जैकेट्स वगैरह ऊपर लेने पड़ती हैं, तो ऐसे में कम पैसों में कैसे अपने आप को ये सर्दियाँ जो है वो भी फैशन के साथ गुजारे, तो इसके लिए कोई नुस्खा, कोई राय हो? नुस्खा बिल्कुल राय है। फैशन तो आप अपना बजट में भी कर सकते हैं, और बहुत सारी आप जैसे इन्होंने कहा कि कवर भी नहीं करना है, कवर तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेडिंग में अगर लेडीज़ जाती हैं तो तब मेरे ख्याल है उनको शौक होता है कि बस चाहे सर्दी चटर रही हो लेकिन उन्होंने पहनना कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी आजकल हमने बहुत खूबसूरत कैप्स बनाए हैं। अच्छा। जो आप ऊपर फैंसी से होते हैं तो वो खूबसूरत लगते हैं। आप वेलवेट में भी बने हुए हैं, फर में भी बने हुए हैं, और उसमें थोड़ा सा फैंसी ब्रोचेस लग जाते हैं, और आप कोई भी अटायर। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम देखें तो क्योंकि विंटर्स को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, सो वेस्टर्न भी बहुत ज़्यादा हम टच ख़वातीन के कपड़ों में देखते हैं, और नॉट कपड़े बट स्वेट शर्ट्स इस तरह से। कुछ अर्सा पहले तक अगर हम देखें तो ये रुझान ख़त्म हो गया था कि आपने पूरा स्वेटर पहनना है, शॉर्ट स्वेटर्स आए, फिर उसके बाद लॉन्ग स्वेटर्स आए। अच्छा, अब लोग स्वेटर्स नहीं इतने लेते, अब केप शॉल्स आ गई हैं और काफ्तान नुमा शॉल्स आ गई हैं। सो इस हवाले से भी बताएं कि मुख्तलिफ ब्रांड्स पर आजकल विंटर की कलेक्शन तो आ गई है, सो वो केप शॉल्स और उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी आई है और लोगों की जानिब से उसमें क्या डिमांड आ रही है, और ऑब्वियसली आप खुद भी फैशन डिज़ाइनर है, मुख्तलिफ ब्रांड्स भी विजिट करती होंगी, सो मोस्ट कॉमन चीज़ अब आप क्या देख रही हैं जो ट्रेंडिंग में है? जो ट्रेंडिंग में है वो तो अभी भी हमारी वेलवेट की शॉल्स हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट हमने काम किए हैं, तो वो बहुत ही हसीन लगते हैं। और बाकी कैप्स हैं, जैसे कार्डिगन्स बना रहे हैं। अच्छा, क्या बना रहे हैं? कार्डिगन्स बोलते हैं, जो लॉन्ग आपका होता है। आप उसमें वेस्टर्न को भी अगर आप इन करते हैं तो कैमिसोल या शॉर्ट शर्ट और ट्राउजर्स के साथ आप जीन्स भी नीचे पहन सकते हैं, और उसके ऊपर आप वेलवेट के कार्डिगन्स कैरी कर लें। एक कार्डिगन अगर आपके वार्डरोब में है तो आप उसको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के साथ कैरी कर सकते हैं। वो कौन सा कार्डिगन कम खर्च और वाला नशीन हो जाएगा जी। वो कौन से कलर का होना चाहिए कार्डिगन? आई थिंक ब्लैक गोज विद एवरीथिंग ना, ब्लैक और व्हाइट दो कलर अगर हमारे पास रखे होते हैं तो वो ब्लेंड हो जाते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। अच्छा, मेरे दिन में हमेशा आता है जब कार्डिगन का जिक्र आता है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे मरून बड़ा इन होगा। हाँ। वो बहुत चला जाएगा। मरून इज ब्यूटीफुल कलर, और बट वो फिर एक हम खास में चले जाएंगे, वो थोड़ा सा ब्राइट है, वेडिंग की तरफ आप चले। लेकिन अगर आपने डेली इवनिंग में निकलना है, हाँ, तो आई थिंक ब्लैक विद लिटिल बिट वर्क और लिटिल बिट मोटिव ऑन इट, तो वो आपका फैंसी भी में चला जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है जी हरमीत।
अच्छा, वैसे फैशन की जब बात आती है मैडम, तो हम हमेशा देखते हैं तो सिर्फ ख़वातीन ही जहन में आ जाती कि फ़ैशन है तो क्या फ़ैशन में उन्होंने क्या अपनाना है। हमारे एक हुकूमती नुमाइंदा है ताहिर अशरफी, तो उनका कुछ देर पहले उनका एक बयान आया था कि इश्तिहारात में ज़्यादातर ख़वातीन ही दिखती हैं, हालांकि मर्द भी बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान के। तो ऐसे में सर्दियाँ चल रही हैं और रोमा ने तो हमें, मुझे और रोज साहब को साइड पे कर दिया, लेकिन ये बताया कि क्या जो मर्द हजरात हैं उनको उनका कौन सा ट्रेंड चल रहा है और क्या चीज़ें उनको अपनानी चाहिए। वैसे तो फैशन में आप इंडस्ट्री में हैं, तो इसका भी आपको थोड़ा बहुत मर्दों के लिए भी कुछ ऑप्शन निकाले। थोड़ा बहुत नहीं, आई थिंक लेडीज से ज़्यादा मुझे तो आजकल मेल एक्टिव नज़र आते हैं फैशन को कैरी करने में, बिल्कुल आते हैं। और मर्द भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, इवन कि खाली फैशन नहीं, ब्यूटी में भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। पहले बोला जाता था खाली लेडीज़ जो हैं बस वो बनाओ सिंगार करती हैं, मुझे तो लगता है हमसे ज़्यादा जेंट्स बैठे होते हैं आजकल सलोन्स में। तो खैर हरमीत की तरफ चलते हैं। तो हाँ, ये इसमें जरा मैं आपकी बात थोड़ी सी कट कर रही हूँ, माजरत चाहूंगी उसके लिए। जब हरमीत हमारा लाहौर आता है ना, तो वो फिर शीशे के आगे से मेकअप पे हटता नहीं है, और 10 घंटे तो हरमीत को अपनी दस्तार सेट करने में लग जाते हैं। वो उसकी एक कॉमन पेन कह ले, वही नहीं एडजस्ट हो रही होती। सो फैशन में आप मेरी तरफ थ्रो कर रहे थे, गलत बात है, आप खुद बहुत टाइम लेते हैं। चले, तो मेल्स के लिए भी यही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, आई विल रेकमेंड कि आप एक दो चीज़ों, क्योंकि ये इकोनॉमिक बहुत है। इसका पहला सवाल भी यही था कि कम खर्च में ज़्यादा चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक उसमें मेल्स, क्योंकि वैसे ही बेचारे बड़े वाकई ही होते हैं इकोनॉमिक से लोग, तो आप एक दो हाई नेक्स ले लेते हैं और उसके ऊपर आप ब्लेजर चेंज कर दें, या आप वही एक दो लॉन्ग कोट्स ले लें और आप विंटर बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। अच्छा, विंटर्स, ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की। मैंने अक्सर देखे कि जो मेल मेंबर्स होते हैं, अपने घर में भी देखा या बाहर भी मेल्स को देखें, वो एक ही कपड़े को अगर 4 दफ़ा भी पहने ना तो कोई इनको गौर भी नहीं करता, किसी को पता भी नहीं लगता। और अगर एक खातून ने दूसरी दफ़ा भी एक कपड़े रिपीट कर लिए तो वो सबको पता लग रहा होता है कि यार इसने कपड़े रिपीट। मैं इसमें अब मैं लोगों को वैसे टीच भी करती हूँ इस बात को कि हम भी अगर चाहें तो एक ही अटायर को डिफरेंट चीजें मिक्स एंड मैच करके हर दफा नया कर सकते हैं। ठीक, ऐसा हो जाता है। और वो उस पे भी कलर पे डिपेंडेंट होता है कि कलर्स कौन से आप कर रहे हैं। नहीं, कलर भी हम मिक्स एंड मैच खेल सकते हैं, अगर आपको पता है तो वो कर सकते हैं। मर्द का जैसे आपने बात की, मतलब ये इसमें आप शादी के उसमें बनाती हैं या देखती हैं कि अब जो औरत का तो आपने कह दिया ना कि वलीमे वाले दिन की बड़ी वैरायटी आ गई है, तो क्या मर्द के ड्रेसेस में भी वैरायटी आई है शादी के और वलीमे के ड्रेस? बिल्कुल आई है, क्योंकि पहले मर्द जो था वो बड़ा डिसेंट सा, और उसको होता था कि नहीं मुझे तो बस पैंट कोट पहन लेना है, और बस वही एक आपने नोट किया होगा कि वलीमे का जो अक्सर है, दूल्हा जो है वो पहले दिन शेरवानी कैरी करता है और दूसरे दिन उसने जी 3 पीस में आना है। लेकिन अब जो है वो मैचिंग में चले गए हैं। अच्छा, मतलब दे लाइक की ब्राइड के साथ ग्रूम भी जो है वो कंट्रास्ट या कंपेयरिंग, दोनों का एक जैसा अटायर जो है वो मिक्स एंड मैच होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से हरमीत ने भी बजट का जिक्र किया कि कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कम पैसों में अच्छी और बेहतर आ सके। हम देखें, हमने पहले भी 1-2 दफ़ा जिक्र किया, हमारे साथ कुछ फैशन डिज़ाइनर्स मौजूद थे, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि जब से कोविड आया है लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, और हर एक की कोशिश होती है कि अच्छा काम हो बट कम पैसों में हो। सो अब क्योंकि कोविड का जोर अब टूट रहा है, सो लोग वापस उस ट्रेंड की तरफ आए हैं, या अब उनको आदत पड़ गई है कि कम पैसों में भी काम हो सकता है, सो कम पैसों से ही काम चलाएं? आई थिंक इस कोविड ने लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है, ये सच है। मतलब जो पहले लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए पैसा जो है वो दिखाने के लिए खर्च करते थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि नेसेसिटी पे ज़्यादा जोर होता है। बट बजट तो आज भी जिनका बड़ा है वो बड़े में ही जाना चाहते हैं, और जिनका कम बजट है उसमें, बट एवरीथिंग इज, हम जैसे हम अपनी बात अगर करेंगे इसमें, तो आई ऑल्सो वर्क विद माई क्लाइंट बजट। मतलब मैं पुश नहीं करूंगी कि मेरा जोड़ा 100 एंड 100 का है तो इतने का ही आप ले सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है और वो कह रहे हैं 15,000 में एक अच्छा सा फॉर्मल ड्रेस चाहिए, सो उसको आप डेफिनेटली वी कैन मैनेज इट। बट अगर वो मुझे आके कहता है 15 लाख वाला 15,000 में, तो वो तो मैं नहीं कर सकती, बट मैं 15,000 में उसको बहुत हसीन लुक देने की कैपेसिटी रखती हूँ। ठीक है। और मोस्टली जो आप डील करती हैं, आप किस किस्म के कपड़ों में डील करती हैं? फॉर्मल होते हैं, सेमी? हमारा रेडी टू वेयर है और उसमें हर तरह के ही होते हैं, मतलब सेमी फॉर्मल से फॉर्मल, ब्राइडल सभी चल रहा है। अच्छा, देखिए एक ये भी बात है कि अच्छे कपड़े पहन लेना खाली काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको खुद को आप किस तरह से कैरी करें ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपका मेकअप किस तरह से है, आपकी ज्वेलरी किस तरह से है, सो इस तरह की चीज़ों के लिए आपके पास ऑब्वियसली ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, आपकी ख़वातीन क्लाइंट्स ज़्यादा हैं। क्या आप रिकमेंड करती हैं? कपड़े तो आपने बना दिए, कभी आपने उनको रिकमेंडेशन भी दी कि भाई इसके साथ इस तरह का मेकअप करवाना, इस तरह से ज्वेलरी पहनना?
जी बिल्कुल, इसके लिए खसूसी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्टाइलिस्ट। जो स्टाइलिस्ट होती है, जिसका यहाँ नहीं समझ, मतलब सॉरी, क्योंकि मैं यूएसए से हूँ ज़्यादा 21 साल से वहाँ पे, तो मैंने इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो स्टाइलिस्ट जो होती है वो बताती है कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो। तो वो चीज़ तो फिर आपको खाली कपड़े पहन के तो आप कुछ भी नहीं हो सकते ना, डेफिनेटली आपको पूरा करना पड़ता है। और इसको ग्रूमिंग कहते हैं, और जिनको फिर करते करते आ जाती है वो आ जाती है, जिनको नहीं आती वो हम जैसे लोगों को हायर कर लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली ऐसे होता है। ये एक चीज़ आप ज़रूर कहेंगी, मतलब अगर रेडी टू वेयर में जैसे आप बता रही हैं कि अब ज़्यादा कुछ वेस्टर्नाइज तरफ पे चले गए हैं लोग, ईस्टर्न साइड पे प्योरली ईस्टर्न को ख़त्म कर दिया है, या मिक्स एंड मैच है? नहीं, मिक्स एंड मैच है सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी सकाफत को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है। स्पेशली देखें यहाँ पे तो न्यू जनरेशन है, वो ईस्टर्न वेस्ट और फ्यूजन को पसंद करने लगी, विच इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज हम 2021 में रहते हैं। लेकिन अगर मैं आउट द बॉर्डर जाती हूँ तो वहाँ पे लोग ट्रेडिशन पसंद करते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल ऑपोजिट है वहाँ पर। हम अगर बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर को लेके जाते हैं तो लोग बाय करते हैं। अच्छा। और यहाँ पर हम मिक्स पेश करते हैं तो लोग बाय करते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। कौन कौन से मुल्क में जाके मतलब आपने देखा है इसको? हमारा दुबई में भी है हमारा आउटलेट, और यूएसए से मैं बिलोंग करती हूँ, तो डेफिनेटली होल यूएसए मुझे पता है कि क्या पसंद करता है। ठीक है। अच्छा, जो अच्छा हरमीत का पहले रुख कर अच्छा, लेते हैं, वैसे मैं अपना सवाल करूंगी। जी हरमीत। अच्छा, रऊफ साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे अगर हम देखें तो 3-4 सालों से एक बहुत अच्छा, मैं तो अच्छा ही कहूँगा, ट्रेंड बहुत ज़्यादा जा रहा है वेस्टर्न क्लॉथ्स का। तो इसकी वजह क्या है? कि क्या ठंड होती है तो भैया, सर्दी है तो चलो एक तो आप फैशन हो जाता है और आप गर्म भी रहते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो हॉस्टल में रहते हैं, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका ख्याल होता है कि भाई ज़्यादा क्या पहनेंगे, बस ये ठीक है, चलता जाएगा। तो इसकी क्या ये वजूहात है? और दूसरी बात ये कि जब सर्दी आती है तो कलर्स कौन से ज़्यादा इन होते हैं फैशन में ज़्यादा? आपके 3-4 सवाल हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि वेस्टर्न, चूँकि मैं खुद 21 साल से वेस्टर्न उसमें हूँ, तो आई थिंक कि बहुत ईजी टू कैरी हो जाता है। और विंटर में आप नोट करें कि जो भी कपड़े आप पहनना चाहते हैं, अगर आपने शलवार कमीज भी पहनी है तो आप नीचे लेगिंग ज़रूर पहनते हो, ताकि आपको हवा जो है वो टच ना करे बॉडी को। तो लोगों को ज़्यादा कम्फी जो है वो जीन्स में और टाइट्स में जो है वो फील होता है, इस वजह से शायद लोग ज़्यादा विंटर में उस तरफ रुझान कर लेते हैं। जिस तरह से आप बात करेंगे ना कि वेस्टर्न जो है वो इजी टू कैरी है, इसमें आप कभी नोट करें कि आपको बड़ा न्यूड सा मेकअप नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर कोई लुक्स नहीं चाहिए, आपको कुछ ज्यादा नहीं है, रफ टफ से भी अच्छे। और आप देखें, आपको एक जीन्स जो है अगर आपने पूरा वीक भी डिफरेंट टॉप्स के साथ कैरी कर ली, तो आपको कितना वो कम बजट वाली कहानी हो जाती है ना, इकोनॉमिकल हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि यूएसए से आप बिलोंग करती हैं, 21 इयर्स हो गए हैं, सो आप ऑब्वियसली वहाँ के भी क्लाइंट्स को डील करती होंगी जी। वहाँ की जो खवातीन हैं और यहाँ की जो खवातीन है, फैशन को लेकर कोई डिफरेंस आपको लगता है? बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या डिफरेंस क्या? क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीशन में हैं, हमारे लोग इर्द गिर्द हैं, हम जाते हैं, लोग हमें देखते हैं, हम तैयार होते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो मिलता है पहन लेते हैं, और बहुत कम छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं, छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं, तो इतना फैशन भी वो अप टू डेट नहीं होता। लाइक सम टाइम तो फैशन वहाँ साल बाद पहुँचता है, तो उनको क्योंकि इतना वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। इतनी फास्ट हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के एक्सेस में, सो अभी भी वो लोग इतना हाँ, लेकिन उतना मैं आपको बताऊँ ना, वहाँ पर ज़्यादा शो ऑफ की कहानी नहीं है। वट एवर दे लाइक दे विल कैरी, मतलब वहाँ कंपटीशन नहीं है। फैशन डिजाइनर कमाई कहाँ पर है, यहाँ पर है या वहाँ पर है? ये मैंने बता दिया, फिर आप लोग मुझे वापस भेज दोगे। नहीं, वैसे नहीं, देखिए, जहाँ पर आपकी नीड होती है डेफिनेटली कमाई वहीं ज़्यादा होती है। उस कल्चर में अगर हम रहते हैं तो 80% तो हम वेस्टर्न में होते हैं, जैसा देश वैसा भेस। ये नहीं कि हम जॉब्स पे जाते हैं तो हमने वेस्टर्न कैरी करना है, हम दिन भर इधर उधर ग्रॉसरी के लिए भाग रहे हैं तो हमने वेस्टर्न कैरी करना है। हम ईस्टर्न जब भी पहनते हैं जब हम किसी अपनी कम्युनिटी के फंक्शंस में जाते हैं। बड़े अच्छे से आपने चीजें बता दी, वक्त अब खत्म हो गया हमारा। थैंक यू सो मच नताशा, आपने शो के लिए वक्त निकाला। और इसके एंड पर इसी बात के साथ इख्तिताम करेंगे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, दोबारा से जिक्र करते हैं कि फैशन इज ऑल अबाउट हाउ यू कैरी अ सर्टेन थिंग। मतलब आपका कैरी करना उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले आप जितनी मर्जी एक्सपेंसिव चीज पहन लें या जितनी मर्जी चीप चीज पहन लें। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
खबर के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को तीसरे T20 मैच में शिकस्त दी और सीरीज जो थी वो 3-0 से अपने नाम कर ली। इसके साथ साथ तीसरे T20 का अगर जिक्र किया जाए तो बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता, उसके बाद बैटिंग की, 125 रन का टारगेट दिया और फिर पाकिस्तान ने तो शिकस्त दे ही दी। बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें प्लेयर्स की तो शाहनवाज धानी की सर मुनासिब परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं को बहुत शानदार नहीं उसको कहूँगा, इतनी कमज़ोर टीम के खिलाफ मतलब यह है कि पहले ओवर के तीसरे बॉल पे उसने विकेट तो ले ली थी, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा जिन्होंने रन दिए उनमें शाहनवाज धानी थे। मेरे ख्याल में मैं सबसे कम करूँ, सब ज़रा इरफान हमारे पास बैठे हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं पूरा। इरफान तीनों मैचेस में अगर देखा जाए तो तीनों मैचेस में एक चीज़ सामने आई है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये बांग्लादेश की विकेटों की वजह से है या पाकिस्तान बहुत ही मोहतात होकर खेल रहा था या प्लेयर्स की चेंजेस की वजह से है कि मैचेस फंसा दिए पाकिस्तान ने। हाँ, सिवाय सेकंड मैच के जिसको ज़रा कंपैरेटिवली इजी थोड़ा होके खेला। पहले मैच में भी फंसा दिया, 7 विकेट तकरीबन आउट हो गए और आखिरी मैच में तो मतलब महमूदुल्लाह के आखिरी ओवर में इस तरह एक तो हिटे मारने की ज़रूरत नहीं थी, जिस तरीके से एक गलत तो आउट हुआ मार के तो सरफराज ने प्रेशर में लेके आया, उसके बाद अगले ने भी वही हरकत की और फिर तीसरे ने भी वही हरकत की। तो इस बारे में ज़रा मतलब आप बताओ। पहले ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी चीज़ ये है कि 3 साल से किसी भी टीम ने बांग्लादेश को उनकी होम ग्राउंड पे शिकस्त नहीं दी थी, तो वी आर द ओनली टीम जिसने उनको 3 साल के अंदर हराया उनके, क्योंकि वो अपने कंट्री के अंदर बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं और बिल्कुल फंसा देते हैं टीमों को। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड को उन्होंने 4-1 से हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है, तो वो उस लिहाज से बड़ी उनकी एक बैलेंस और स्ट्रॉन्ग साइड थी। सिर्फ मसला क्या आया उनको इस दफ़ा कि उनके कुछ सीनियर प्लेयर नहीं थे, तमीम भी नहीं थे, फिर शकीब अल हसन भी इंजर्ड हो गए, तो वो उनका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया। और पाकिस्तान भी थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आया था वर्ल्ड कप में भी, तो एडवांटेज तो हमें था कि हमारी टीम इस तरह की यूएई की कंडीशन और पाकिस्तान की भी सम हाउ सिमिलर होती है, बट इंडिया की और बांग्लादेश की थोड़ी ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक होती है। तो ये ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक भी हमें बॉदर नहीं करता क्योंकि हमारे प्लेयर्स स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं था। जहाँ तक आपके सर क्वेश्चन की बात है तो उसमें ओबियसली पहला और तीसरा मैच फंसाया गया और हमने देखा कि पहला मैच भी इजीली जीत जाना चाहिए था और तीसरा मैच भी आपके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, तो आपको लास्ट ओवर तक लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बट शायद यही था कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई की जा रही हैं किस तरह हिटिंग करनी है, किस तरह लेके जाना है, तो वो शायद उसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर उनको नहीं लगता था कि हम लास्ट ओवर में फंस भी सकते हैं। और वो एकदम जब 2-3 विकेट्स गिरी तो थोड़ा सा पैनिक तो क्रिएट हो गया था, बट एंड में नवाज़ ने जिस तरह, मैं हमेशा मानता हूँ कि नवाज़ जिस तरह की 1.5 साल से परफॉर्मेंस दे रहा है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी रह रहा है कि उसको कंटिन्यूसली चांसेस नहीं दिए जा रहे। और मेरा तो मानना यह था कि इवन वर्ल्ड कप के अंदर भी मैंने जैसे शायद आपसे बात की थी कि सेमीफाइनल में उसकी जगह बनती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम फंसती है स्पिनर के ऊपर। अगर वो प्रॉपर स्पिनर एक ही आपकी टीम में है जिसको आप प्रॉपर स्पिनर कह सकते हैं, जो बॉल को ग्रिप और स्पिन करता है, तो नवाज अगर होता तो बड़ा ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था। बट ओवरऑल देखा जाए, समराइज करें इसको परफॉर्मेंस को, तो बहुत जी हरमीत बड़ी देर से चुप है, फिर वो गिला करेगा। जी हरमीत, पहले अगर हम देखें तो बाबर जो है सरफराज के बाद दूसरे कैप्टन बन गए, T20 17 मैचेस यानी वो जीत चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ देखें ये जो सीरीज थी इसमें बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वो रन की अगर हम बात करें तो 27 रन ही बनाया उन्होंने, तो क्या वजूहात क्या थी, या थकावट ज़्यादा हो गई है क्या? देखें आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं प्लेयर, तो आप सबको जानते हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। हर कंडीशन पे हर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, कुछ ना कुछ होता है। बाबर को जितना मैंने फॉलो किया है, बाबर उधर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जहाँ बैट पे बॉल ज़रा अच्छी आती है, बाउंस जहाँ अच्छा होता है। जैसे इवन दो साउथ अफ्रीका की पिचेस होगी, ऑस्ट्रेलिया की भी पिचेस होगी, जहाँ बाउंस पे बॉल बैट पे अच्छा आएगा, बाउंस अच्छा आएगा, उधर ये अच्छी स्टोकी कोई क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, वो मनूवर नहीं करता। रिजवान ऐसी पिचेस पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है क्योंकि वो रैम्प शॉट मारता है, स्वीप शॉट मारता है, द थर्ड मैन की तरफ पुश करता है, तो वो हर तरह की शॉट्स की वैरायटी रिजवान के पास है। बट बाबर जो है वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल शॉट्स ज़्यादा खेलता है, जिसे क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में क्रिकेटिंग शॉट बोला जाता है, वो उस तरह खेलता है। तो ऐसे बैट्समैन ऐसी पिचों पे जहाँ पे बॉल डबल पेस के साथ आएगा, ज़रा रुक के आएगा, उनको प्रॉब्लम होगी। तो यही थोड़ा फैक्टर था, बट कोई मसला नहीं। अगर आपकी इतनी ज़्यादा पास में परफॉर्मेंसेस हैं तो एक आधी इनिंग सीरीज़ में नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न अपनी जगह पे ही है कि रिजवान और बाबर को स्ट्राइक रेट इन्हेंस करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम इनका चलता आ रहा है
और उसको या तो इम्प्रूव करना पड़ेगा या आपको फखर को ओपनिंग का स्लॉट किसी को सेक्रीफाइस करके देना पड़ेगा ताकि आप पावर प्लेयर का यूटिलाइज तो करें। अभी तक हम देखा ना वर्ल्ड कप में ही कर सके, ना उससे पहले कर सके, ना अभी इन तीनों मैचों में हम कर सके। अच्छा, ज़रा बेंच स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहला मैच जो है वो तो कंपैरेटिवली सिवाय शाहिन शाह अफरीदी के बाकी उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेला। फिर 2 मैचेस में भी उन्होंने तब्दीलियाँ की और आखिरी मैच में तो बिल्कुल साइड पूरी की पूरी जो है वो उसको एक तरह से देखा जो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर चलेगा। बेंच स्ट्रेंथ आपको कैसी लग रही है? मुतबादिल प्लेयर कैसे लग रहे हैं? मोहम्मद वसीम ने तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके अलावा बाकी स्ट्रेंथ आपको कैसी लग रही है? देखें, एक चीज़ तो है कि सरफराज अगर टीम में होते तो खेलना बनता है, अदरवाइज मुझे उसके साथ सेकंड कीपर लेके जाना कोई लॉजिक समझ नहीं आती। आपने प्रिपेयर करना है तो आप किसी यंगस्टर को लेके जाते, एटलीस्ट इस सीरीज में ले जाते। किसी भी आपका जैसे रोहेल नज़ीर आपका अंडर 19 का कैप्टन था, आपके टीम के साथ भी था, उसको तैयार करें। 2-3 और लड़के, हारिस लड़का है उसको तैयार कर सकते, तो किसी यंगस्टर को प्रिपेयर करें। बेंच पे बिठा के एक आपका एक्स कैप्टन बैठा बना हो और उसको कोई मैच ना खिलाया जाए और आज भी एक मैच कल आपने खिला दिया तो उसको फायदा नहीं है। तो सरफराज की जहाँ तक बात की, अगर तो वो टीम में होता है तो खेलता है, अदरवाइज उसको बाहर बिठाने की कोई लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे तो ज्यादा अच्छी सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं है। तो रिजवान तो ऑब्वियसली आपकी नंबर 1 चॉइस है। इसी तरह बैटिंग के अंदर बात करें तो इफ्तिखार, अब जैसे हफीज नहीं आ रहे, अब पता नहीं अब रिटायरमेंट का क्या सिलसिलाकार होता है, तो इफ्तिखार तो एक ऑटोमेटिकली चॉइस बन गए हैं जो नजर आ रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, और वो परमानेंट पार्ट होंगे। इसी तरह हैदर अली भी आपका एक परमानेंट पार्ट बनेगा, क्योंकि आपको तीसरे चौथे नंबर पे अब ऐसा बैट्समैन चाहिए T20 के अंदर, इवन दो आई फील के वनडे में भी चाहिए, जो इस तरह की पावर हिटिंग भी कर सके और इसके पास तमाम तरह की शॉट्स हो, जिस तरह कल वो मैन ऑफ द मैच भी रहा और ही वाज द ओनली प्लेयर जिसने बड़ी शॉट्स खेली और किसी दोनों साइड से नहीं खेल सका। तो वो उसके अंदर एक पूरा क्रिज्मा है, उसके अंदर एक एनर्जी है और पूरा वो गेम को लेके भी थोड़ा चलता है। ग्रेजुअली ऑब्वियसली और निखार आएगा जब वो कंटिन्यूसली खेलेगा। इसी तरह नवाज की अभी हमने बात की, नवाज को भी मेरा मानना यह है कि आपको परसिस्टेंट होकर कांस्टेंट बेसिस के ऊपर चांस देना चाहिए, क्योंकि नवाज भी एक ऐसा प्लेयर है कि जो आपका मैच विनर है और आपको बैटिंग भी उतनी ही इक्वल अच्छी करके देता है जितनी बॉलिंग है, प्रॉपर बैट्समैन भी है। तो इस तरह का 3-4 ये नाम है जिनको आपको अब अपने साथ रखना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप बेंच पे बिठा के वही 11 साथ खेलें। देखिए इंग्लैंड की सक्सेस की रीज़न क्या रहेगी, अगर आप 3-4 साल की उनकी सक्सेस को देखें तो उन्होंने 15-16 लड़कों का स्क्वाड रखा और रोटेशन पॉलिसी भी रखी। रोटेशन पॉलिसी उसने एक आधे प्लेयर को हर मैच में रोटेट किया। उसकी रीज़न यही रखी कि अगर किसी को इंजरी हो जाती, कोई मसला आता है तो फ़ौरन से रिप्लेसमेंट वाला बंदा ये ना हो कि बिल्कुल अलूफ हो जाए, वो भी प्रिपेयर हो मैच के लिए। मैच प्रैक्टिस आपको पता है इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है, वो फ़ौरन से मैच के अंदर आए और परफॉर्म करके दिखाए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है बहुत नेसेसिटी है कि आप ये 15-16 लड़के ही हैं आपके पास, इनको कंटिन्यूसली रोटेशन में रखें। और धानी का भी जिस तरह कल तो बहुत अच्छी नहीं बॉलिंग की, लेकिन आपका वो भी एक नाम है, जिस तरह PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर था। वसीम है, आपने 2-3 प्लेयर इस तरह के आइडेंटिफाई कर लिए, इनको भी कांस्टेंट रखें अपने साथ, इनको ऑन एंड ऑफ चांसेस देते रहें। ठीक है, आपको कोई लड़का भी ऑफ कलर नजर आया फौरन इसको चांस दे, रोटेशन पॉलिसी पे रखे, हल्का मैच आया खिलाते रहें हर सीरीज के अंदर 2-3 मैच, ताकि वो बिल्कुल ही अपने आप को ये ना समझे कि हम कभी मैच से तो बिल्कुल मैच प्रैक्टिस से आउट है। तो इस तरह की अगर आप ये प्लानिंग के साथ चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। क्रिकेट हम अच्छी खेल रहे हैं, थोड़ा सा परसिस्टेंट और एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलना है, ये बहुत नेसेसिटी है। ठीक है, हरमीत अच्छा, का सवाल। हरमीत का सवाल ले लेते हैं। चलो हरमीत जी। अच्छा, जिस तरह आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जो तजुर्बाकार खिलाड़ी थे बांग्लादेश के नहीं थे, तकरीबन 3 बड़े खिलाड़ी थे जो 2 जख्मी थे और एक मुशफिकुर रहमान को नहीं शामिल किया गया था, तो उसी का फ़ायदा तो हुआ। लेकिन अगर हम देखें ये जो नए जो लोग हैं जो बेंच पे बैठे होते थे उनको शामिल किया गया, क्या अब वेस्ट इंडीज़ की जो टीम आ रही है, क्या इनको उसी तरह इनकी परफॉर्मेंस अगर आपने इन्होंने शो करनी है तो इन्होंने इनको शामिल करना होगा स्क्वाड में दोबारा? क्या कहते हैं आप? देखिए आपकी जो राय है वो तो ऐसा लगता है कि यकीनन इनको चांस देना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस मैनेजमेंट की जो अप्रोच है, जो थिंक टैंक है, कैप्टन की और कोच की बात करें तो उनकी यही है कि वो डरते हैं कि हम हार ना जाएं, और ओबियसली वो स्टिग्मा से भी डरते हैं कि उनके साथ टैग ना कर दिया जाए, तो उस वजह से वो थोड़े से रिलेक्टेंट है न्यू लड़कों को चांस देने के लिहाज से। बट मेरा मानना ये है कि हार कोई मैटर नहीं करती। जब आप रीबिल्डिंग प्रोसेस के अंदर होते हैं तब एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। बट एक आधा प्लेयर की अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ भी चल रहे हैं तो एक आधे प्लेयर को आप ऐड करेंगे तो ना आप हारेंगे, ना आपको प्रॉब्लम आएगा और आपके लड़कों की रोटेशन भी चलती रहेगी जिस तरह इंग्लैंड करता है।
तो ये अगर आप करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है लड़कों को चांस भी मिलेगा, आपका जीत का भी रहेगा। और इंग्लैंड अभी वेस्ट इंडीज की बात करें तो वो भी कोई स्ट्रॉन्ग साइड नहीं रही अब, ठीक है। अभी जैसे उन्होंने पूरी फुल स्ट्रेंथ खिलाई थी और हमने रिजल्ट देख लिया, तो अभी भी वो टेस्ट सीरीज भी उनकी हो रही श्रीलंका में, उसमें भी बुरी परफॉर्मेंस ही चल रही है। तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा हौसला करना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए और विदाउट एनी फेयर खेलना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता 3-4 मैचों में एक गेम आप हार भी जाते हो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तो कोई मसला नहीं है। वेस्ट इंडीज में अब जो आना भी है, उनके बहुत से प्लेयर नहीं होने, सीनियर प्लेयर। गेल अब नहीं होगा मेरे ख्याल में, ब्रावो नहीं होगा, ब्रावो भी नहीं होगा, और उसके अलावा भी आंद्रे रसल पता नहीं होगा कि नहीं होगा अभी। लेकिन मेरा मतलब है कि कम प्लेयर होंगे उनके, जो हैं जूनियर प्लेयर्स ने शामिल होना है, और जूनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन खासतौर पे इन पिचेस के ऊपर फंसते हैं वो, इन पिचेस के ऊपर थोड़ा सा फंसते भी हैं। फिर वो पेस जो कभी हुआ करता था उनका, जो उनकी होल्डिंग के ज़माने में, और माइक क्या नाम था उसका, वॉल्श हो गया, वॉल्श हो गया, उसके ज़माने में जो उनकी पेस हुआ करती थी, वो पेस भी नहीं रही अब। बाकी अभी अगला स्टेप है पहले तो बांग्लादेश के साथ मैचेस का, उनके हवाले से आप समझते हो किसी नए प्लेयर को अब इनको खिलाना चाहिए, या वो ट्रेडिशनल जो हमारी साइड है उसी के ऊपर चलना चाहिए? जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी तो यही लग रहा है कि यही मोस्ट लाइकली 99% यही जो स्क्वाड है यही इसी को कंटिन्यू करेंगे। शायद एक आधी चेंजिंग मैं देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मैं देख रहा। और टीम के अंदर भी अगर बात करें, प्लेइंग 11 के अंदर भी, तो ये पहले तो सीरीज जीतने की तरफ जाएंगे। जैसे वो हमेशा रिलक्टेंट होते हैं चांस लेने से, तो पहले तो ये जो फुल साइड खिला के जो वर्ल्ड कप में भी इन्होंने खिलाई, उसी को 11 को खिला के तो सीरीज सब करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कल तीसरे मैच के अंदर कुछ चेंजिंग हुई तो शायद ये तीसरे मैच में 3-4 प्लेयर को बेंच स्ट्रेंथ को खिला दे। बट मेरा मानना यह है कि आप मेन मैचेस पहले एक दूसरे मैच के अंदर भी 1-2 प्लेयर को रोटेशन के ऊपर रखें। यासर है नहीं, हाँ यासर तो है नहीं, यासर तो वहाँ पे एक जगह फारिग होगी, मतलब एक स्पिनर की, तो क्या उसकी जगह नवाज को मतलब शामिल किया जाना चाहिए? अभी तो जिस तरह टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के साथ होने जा रही है, जी उसमें जैसे इन्होंने ऐड कर जाहिद महमूद को कर दिया यासर की जगह पे, महमूद को कर लिया, जाहिद को कर दिया, फिर इसे बिलाल आसिफ को कर लिया, बिलाल आसिफ ऑफ स्पिनर जो है ऑलराउंडर जो है वो उनको ऐड कर लिया। तो ये 2 चेंजिंग तो इन्होंने रखी है। फिर साजिद खान जो केपीके के लास्ट ईयर के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, वो भी इसका पार्ट है। तो ये 3 स्पिनर तो इन्होंने रखे हैं, और क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक होंगे तो 2 तो मस्ट खेलेंगे, और दूसरा जो लेफ्ट आर्म नुमान अली वो भी है। तो 4 स्पिनर के साथ तो स्क्वाड गया हुआ है। नुमान और मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली ये नवाज आपके शायद हों, लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान। टेस्ट के दिनों में दोबारा बात होगी। हाँ वो नेक्स्ट शो पे रख लेते हैं ना सर, अब वक्त खत्म हो गया है। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।